आगे चलते हैं। अब लिखा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 35। और अब एक एक सर्वनाम अवन कर रहे हैं और ये अनुवाद चल रहा है भैया, आपका ध्यान रखना, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। और यहाँ पर दो सिद्धांत काम में ले रहा हूँ और पहला सिद्धांत होगा जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। आपका पहला सिद्धांत ये चलेगा, कोई भी शब्द रूप जब गद्यांश आता है तो अशुद्धि संशोधन के लिए अभी नहीं रटना है, जब मैं कहूँ लास्ट में तब रटते रहना, ठीक है। चलिए दूसरा मैं सिद्धांत आपको बार बार बुलवाता रहूंगा, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। ये मैं बार बार बोलता रहूंगा और इसको अप्लाई करता रहूंगा मैं, ठीक है। आपको भाषा का ज्ञान करना है तो कभी भी शब्दों से नहीं होगा, शब्दों के सह संबंध को चलाना होगा। सह संबंध समझ गए? शब्दों के मध्य संबंध क्या होता है। अब शब्दों के मध्य है क्या कह रहा हूं, जैसा विशेष, अरे तो कर दो ना मैडम, ये तो ऐसे ही लिखा रहा हूँ, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम, जैसा विशेष्य वैसा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको और यहाँ पे उसको उदाहरण से बता रहा हूँ। शब्दों के मध्य आपके संबंध को देखना होगा और एक एक सर्वनाम करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि 4 5 6 7 करूँ तब तक आपको ये ज्ञान हो जाए कि भाषा के मध्य कॉम्बिनेशन कैसा होता है। चलिए पहला सर्वनाम मैं लिख रहा हूँ तद। अब आपको वो संधि क्लियर होगी, कहाँ तत् आएगा कहाँ तद आएगा, ठीक है। हर विषय जहाँ आना है वही क्लियर होता है। और तद का मीनिंग होता है वह। तद का मीनिंग क्या होगा? वह। आपको सिर्फ मैं सर्वनाम के रूप लिख रहा हूं वो लिखना है, उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितना काटापीटी करोगे, मैं कभी हटाऊंगा काटता रहूंगा, दूसरा लिखता रहूंगा। चलिए ये वह के रूप 3 लिंग में चलते हैं, चलता है ना, अभी बताया, जो आंख से दृष्टिगत नहीं होता वो तीनों ही लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इसका पुल्लिंग रूप होता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग होता है सा ते ताह और नपुंसकलिंग होता है तद ते तानि। लेकिन तद तो होता है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या होता है? तद। समझ में आ रही है? मूल शब्द तद है, लेकिन इसका नपुंसकलिंग क्या होता है? तत्। अब मैं आपको अनुवाद चल रहा है, ध्यान में रखते रहना। और शब्दों के मध्य एक संबंध होता है और वो संबंध ये है जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। मैंने लिख दिया सह बालिका, गलत है इसका भी, ये शब्द गलत है। अब वहां पर आपको ये कहा जाएगा जो अंडरलाइन है उसको सुधारो, मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको सुधारिए। एक भी रूप याद करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, संबंध को देखते रहना, क्योंकि सह शब्द के लिए भी वही 21 प्रत्यय काम आते हैं, बालिका के लिए भी वही 21 आते हैं। समझ में आ रही है? एक एक विभक्ति में चला के बताऊंगा अभी आपको। सा बालिका गलत है, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, एक है, और इसलिए क्या आएगा? सा बालिका। यदि कह दिया उदाहरण के तौर पर सा बालकः, फिर गलत है सा भी, ये बालक पुल्लिंग है, क्या चलेगा? सात गलत। जो जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। यदि कह दिया सह फलम, फिर गलत है साहब, फलम नपुंसकलिंग है तो ये सह कभी भी पुल्लिंग में नहीं आ सकता, क्या आएगा? दत्त फलम। ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता तो और आनंद आता पढ़ने में, ताकि मैं ये हटा नहीं सकता, अब मेरे को ये हटाना पड़ेगा। अब मैं धीरे धीरे विभक्तियों में लाऊंगा विषय को, और मैंने लिख दिया कि उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूं तत्त फली, गलत हो गया, गलत है क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा कि एक भी रूप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, यही से पता कर लेंगे हम, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। यदि आप फले हैं तो यहाँ पर भी वही वर्ड आएगा जो एक ही मात्रा वाला होगा, क्योंकि जो प्रत्यय यहाँ लगाए वो यहाँ लगेगा। ऑप्शन दे रहा हूँ छाटना, स सा तत् या ते, तो बन गया ते फले। यदि देखो भाषा ऐसे संबंध से चलते चलते वाक्यों में संबंध आएगा, और संबंध में कर्ता क्रिया को जोड़ के मैं पूरा क्या बना दूंगा? वाक्य। और एक विधि चल रही है, वर्ण शब्द, शब्दों का सहसंबंध और फिर वाक्य, ठीक है। यदि मैंने कह दिया, मैं धीरे धीरे विभक्तियों में लाऊंगा और आपको एक भी शब्द रूप याद नहीं होंगे। यदि मैंने कह दिया उदाहरण के तौर पर बालकम, और चलते चलते पैराग्राफ में से आ जाएगा स बालकम, और स के नीचे अंडरलाइन करेगा, गलत है। अब मैंने वहां से हटा दिया, अब मैं कह रहा हूं जो शब्द बालक यहाँ पर आया है वो यहाँ आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तर चाटना। यदि कह दिया ते तस्य तयो या तम, तम बालकम, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। देखना भी। और यदि कह दिया बालकौ सा बालकौ, गलत, सा बालकौ कभी नहीं होगा, बालकौ बालकौ, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? जो प्रत्यय मान के चलना, संस्कृत बहुत छोटी सी भाषा है, मात्र 21 प्रत्ययों में समटी हुई है, यहाँ पर भी वही प्रत्यय लगेगा जो यहाँ भले याद ऊंचाए नहीं है। बताओ, सह तस्य तयो या तौ, तौ बालकौ, मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब खींचूंगा भी। यदि मैं कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, आपको मैंने कह दिया कि बालकेन, और कर दिया तस्य बालकेन, मेरे क्या चलेगा? और यहाँ अंडरलाइन कर दिया, रूप किसी को याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है। संबंध देखिए, रामस्य छठी विभक्ति है, तृतीया है, संबंध ही नहीं है भैया। क्या आएगा? ऑप्शन, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। ऑप्शन दे रहा हूं, तयो आपके तस्या तेसु या तेन, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। नहीं पता तेन कौन सी विभक्ति में, लेकिन भाषा का सह संबंध जरूर पता है। यदि कह दिया बालकाभ्याम, और आपको कह दिया शब्द तेन बालकाभ्याम, गलत है ये, क्या आ जाएगा? त। ऑप्शन दे रहा हूं, स तस्य, उदाहरण सह तस्य तयोः और ताभ्याम, ये भ्याम और भ्याम,
भाषा के साथ अभी पुलिंग चल रहा है, ध्यान रखना। यदि कह दिया उदाहरण के तौर पर बालकात, अब कह दिया तेन बालकात, गलत है साहब, करो। और ऑप्शन दे रहा हूं, तस्य तयोः तेषु या तस्मात् बालकात्, जो प्रत्यय याद, देखो भाषा का संबंध समझना आप, ठीक है, मन से थोड़ी चला रहा है कोई, और इतना इतना याद थोड़ी करना है कोई। हम क्या सारे शब्द रूपों को याद करते फिरेंगे क्या? नहीं, जो सारी चीजें वहीं पे होती है, और हमको कोऑर्डिनेशन देखना होता है भाषा का। यदि कह दिया बालकेभ्यः, सब विभक्तियां खींच रहा हूं, और कह दिया तेन बालकेभ्यः, गलत, अंडरलाइन कर देगा, गलत है, सुधारो। और ऑप्शन दे रहा हूं, तयोः तस्य तेषु या तेभ्यः, जो प्रत्यय यहाँ है वही प्रत्यय यहाँ लगेगा, क्योंकि जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। यदि कह दिया बालकस्य तयोः तेषु तस्मिन् तस्य, तस्य बालकस्य, समझ में आ रही है? यदि कह दिया बालका नाम, यदि कह दिया बालका नाम, मेरे को नहीं पता आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन करके छोड़ दिया, भरो इसको। और ऑप्शन दे रहा हूं, ताभ्याम तयोः तस्मिन् और तेषाम, बस प्रत्यय को पकड़ लो, कोई भी रूप को याद करने की जरूरत नहीं होती है। भाषा का सहसंबंध, भाई संस्कृत विषय पहले ही बोल दिया, बड़ा एकदम कॉम्बिनेशन वाला विषय चलेगा, और रूप हो गया तेषाम। यदि मैंने कह दिया बालकयोः, एक एक शब्द खींचा हूं, देखना पुल्लिंग का, और मैंने कह दिया भरो इसमें अब तेषु तस्मिन् सह या तयोः, ये लो, और बालकेषु भरो, क्या आ जाएगा? तेषु। क्या नियम चला? जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। हमको नहीं याद कि त के रूप क्या होते हैं, पद के रूप। इसी अब स्त्रीलिंग देखिएगा, यदि कह दिया बालिकाम, और ऑप्शन दे रहा हूं, भरना है, और ऑप्शन है त तस्य तयोः और ताम, ये तृतीया लगा दी साहब, बालिकया, भरो क्या आएगा? तेषु तस्य तया। यदि लिख दिया बालिकायाः, और का भरो या, और ऑप्शन दे रहा हूं, तया तस्य तस्याः, और बालिकासु, बालिकासु, दो ऑप्शन दे रहा हूं, तेसु या तासु। क्या नियम हो गया? जैसा विशेष्य वैसा विशेष। क्लास 6 का विषय है, क्लास 6 में पढ़ाते हैं, वहां से भाषा में शब्दों के मध्य एक साथ संबंध को हम स्थापित करते हैं, ताकि बच्चे को ये पता पड़े कौन सा शब्द पुल्लिंग में किस रूप में जुड़ता है, स्त्रीलिंग में किस रूप में जुड़ता है। समझ में आ रही है? तो आपका पहला सर्वनाम क्या हो गया? तद। समझ में आ रही? अब नपुंसकलिंग का देखना आप, यदि मैंने कह दिया फलम, भरो यहाँ पर, ऑप्शन दे रहा हूं, स तस्य तस्मिन् या तत्। यदि कह दिया फलानी, भरो, तत् तयोः तस्मिन् या तानि। यदि कह दिया फलेषु, भरो, तृतीया से सप्तमी सब पुल्लिंग के जैसे ही चलते हैं, क्या हो जाएगा? तत् तयोः तस्मिन् या तेषु। पैराग्राफ में ये संबंध चलेंगे तुम्हारे, और ये अंडरलाइन करेगा और कहेगा, ये इसको कहते हैं शुद्धि संशोधन। और वो हमारी सबसे बड़ी समस्या रहती है ना, वो कॉम्बिनेशन की रहती है, ठीक है। उन्हीं बालक से मैंने कहा, ये हिंदी की समस्या है, उन्हीं, मेरे को नहीं पता कि आपने इस रूप में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्हीं बालक से मैंने कहा ये गलत हो गया, ये कह रहा है गलत है, ये सुधारो। कौन सा संबंध गलत हो गया? संज्ञा सर्वनाम का। उन्हीं कैसे आएगा? बहुवचन में आ गया, शब्द क्या आ जाएगा? उसी बालक से। ये की समस्या तो हिंदी में, ये की संस्कृत में। समझ में आ रही है? तो व्यवहारिक भाषा है, तो व्यवहार में लाकर हिंदी पढ़ रहे हो आप संस्कृत और व्यवहारिक के बोलते नहीं है, इसलिए ये बताना पड़ रहा है। चलिए, अब पहला सर्वनाम था तद, अब क्लियर हो गया। एक संबंधी बताना था, वो बता दिया। अब मैं एक एक सर्वनाम बता रहा हूँ आपको, और दूसरा सर्वनाम है यद। यद का मीनिंग होता है जो, और ये भी 3 लिंग में चल रहा है, इसका पुलिंग वही है। एक बार जो नियम लिख दिया वो हर जगह अप्लाई होगा भाषा में, और उसका बाद स तौ ते, और यहाँ होगा यह यौ ये, और वहां था स्त्रीलिंग में सा ते ता, यहाँ होगा या ये याह। वहां था नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, तो यद ये यानि। यदि क्या देखो, यानि यानि द्रव्यस्य अहम पश्यामि, अब देखो ऐसे वाक्य चलेगा, और ये इसने लिख दिया यानी यानी द्रव्यस्य, गलत कर दिया द्रव्यस्य, वो कह रहा है सुधारो। अब यानी यानी जिन जिन द्रव्यों को, तो दिखती बात है यानी यानी आया है, तो यहाँ पर द्रव्यस्य कैसे आएगा? क्या आ जाएगा? बताओ क्या आएगा? क्या लिखो बोलना, ऑप्शन दे रहा हूँ, द्रव्य, द्रव्येषु, द्रव्याभ्याम या द्रव्याणि। सीधी बात है, जिन जिन द्रव्यों को मैं देखता हूँ, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। देखो एक कॉम्बिनेशन में, एक एक शब्द का कॉम्बिनेशन बना के फिर वाक्य बनाऊंगा मैं, पहले कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है। यदि ये कह दिया, अब देखो ये मधुर, मधुराणी वक्ता, गलत हो गया ये शब्द गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वक्ता पुल्लिंग है और मधुराणी कैसे लिख रहे हो, तो या तो इसको सुधारो आप, और सुधार के एक वचन में लाना पड़ेगा, क्या बनेगा? मधुरा वक्ता। समझ में आ रही है? यदि मैं यहाँ पर वक्त्री कर दूंगा तो आपको स्त्रीलिंग में लाना पड़ेगा, मधुरा वक्ता। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि भाषा हमेशा कोऑर्डिनेशन से चलेगी। ये लीजिए, इसमें जिन जिन बालकों को मैंने काम दिया उसने किया या नहीं, यह बालकेषु गलत है। क्या अब किसी को कोई शत्रु पे वो रटना थोड़ी है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बताओ क्या आएगा? येषु बालकेषु, येषु बालकेषु कार्याणि, येषु बालकेषु कार्याणि। अब मैं कह रहा हूँ सर्व, करो इसमें क्या आ जाएगा? सर्वाणि कार्याणि। समझ में आ रही है? तो भाषा एक साथ संबंध से चल रही है। अब यदि मैंने कह दिया बालिकया, एक ही शब्द को लेकर चल रहा हूँ, करो क्या आएगा? यस्य, येषु, याभ्याम या यया। यही तो संबंध ढूंढना, यही तो हमको हिंदी में भी नहीं आता है, और यही हमको संस्कृत में भी नहीं आता है। कॉम्बिनेशन से चलती है भाषा।
नहीं आता है क्योंकि पढ़ाया नहीं। समझ में आ रही है? तो अपने को ये अशुद्धि संशोधन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं में बिंदी लगी है कि नहीं लगी है, कॉमा लगा हुआ। अरे तुमको ये किसने कहा कि अशुद्धियां होती है? अशुद्धि संशोधन में आपके भाषा के कॉम्बिनेशन चलते हैं। समझ में आ रही है? तो अब यदि कह दिया, देखना ये बालिका नाम, मैंने अब चलते चलते वो कह देगा यया बालिका नाम गलत है साहब, ये अंडरलाइन सुधारो, और ऑप्शन दे रहा हूं यया यस्य येसु या यासाम, नहीं ये यासाम बालिका, प्रत्यय से चल रहा है मामला, शब्दों से नहीं चल रहा है। शब्द चेंज होते रहेंगे लेकिन प्रत्यय वही रहेंगे। और भाषा कौन से संबंध से चल रही है? जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। तो आपका दूसरा सर्वनाम कौन सा हो गया? यत। स के 3 रूप पढ़ लिए ना, इसका मतलब पूरी भाषा पढ़ लिया आपने, क्योंकि आपकी पूरी भाषा किससे चलेगी? सर्वनाम से। संज्ञा तो एक बार आएगा बेचारा, बाकी तो सारे सर्वनाम चलेंगे पूरी भाषा में। तो ये स और यत, मैं एक एक करके सर्वनाम बता रहा हूं आपको, देखना जितना संभव हो सके। अब आइए तीसरा सर्वनाम मैं लिख रहा हूं किम। किम का मतलब होता है कौन। ये शब्द भी मैं 3 लिंगों में चला रहा हूं, और एक संबंध लिखने की आवश्यकता सिर्फ इन शब्दों को है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि क बालक किम बालक, ये तो आप निकालोगे अभी, ठीक है। यदि मैंने कह दिया किम का भी पुल्लिंग क्या चलता है वहां का स तौते, तो यहाँ चलेगा कह कऊ के। बात स्त्रीलिंग में का के काह सा ते ताह, और इधर किम के कान, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने पूछा कि तुम किस मंदिर के द्वार पर गए? क मंदिरस्य द्वारम प्रति गच्छति, गलत है साहब, गलत। ये कह दिया, ये गलत है साहब, सुधारो। क्या जाएगा? आपको सीधा विशेष्य देखो, सर्वनाम संज्ञा देखो। मंदिरस्य किस, तो क शब्द किसके लिए आया? मंदिर के लिए। तो क कैसे बन जाएगा? क्या बनेगा? कस्य मंदिरस्य। समझ में आ गई? और यदि कह दिया किम द्वाराणी, फिर गलत हो गया साहब। द्वाराणी है तो क्या जाएगा? ऑप्शन दे रहा हूं, क कयो कस्य या कानी। समझ में आ गई? किन किन छात्रों को क्या क्या बात कहूं? छात्रेषु, बरू आ गया। क्या बरू? क कहूं के या केशु, ये संबंध देखना है। समझ में आ रही है? भाषा बहुत सरल होती है कभी, लेकिन हम उलझते कहां पर है? हम गलत विधि से उनको पढ़ते हैं। सह संबंध शब्दों के मध्य, पहले विकारी पढ़ाया, फिर अविकारी पढ़ाया, और अब इन दोनों के मध्य क्या पढ़ा रहा हूं? संबंध। और फिर इनको, इन्हीं संबंधों को जोड़ते हुए समास ले आऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो अब किम के बाद में मैं चौथा सर्वनाम कर रहा हूं, सर्व। क्या कर रहा हूं? सर्व। सर्व का मतलब होता है सब, और वो भी 3 लिंग में। वादा सर्वः सर्वौ सर्वे। स्त्रीलिंग में देखो क्या था? सर्वा साते था, सर्वा सर्वे सर्वाः। नपुंसकलिंग में क्या था? सर्वम सर्वे सर्वाणि। मतलब रटने की भी जरूरत नहीं है, एक स के शब्द से ही काम चल गया हमारा, ठीक है। हम तो लिख रहे हैं ये सर्वम सर्वे सर्वाणि। सारी किताबें इन सारे छात्रों को दे दो। अब पुस्तकालय में रखी गई सारी किताबें सारे छात्रों को दे दो। अब कह दिया ठीक है साहब, पुस्तकानी, ये लो नपुंसकलिंग में लिख दिया, भरू आगे। क्या जाएगा? सर्वा सर्वा सर्वम या सर्वाणी, सर्वाणी पुस्तकानी, यानी सारी किताबें किनको दे दो? छात्रों को। मैं कह रहा हूं 2 छात्रों को दे दो। तो चलो इन 2, मैंने कहा कि इन सारी छात्राओं को दे दो। चलो छात्रा, बरो सर्वे सर्वौ सर्वा या सर्वाहा, खत्म। जो एक बार समझा वही तो रिपीट हो रहा है। तो आपको, जब आपको कोई चीज 5 मिनट में समझ में आ रही है, तो जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो गया ये, इसलिए तो नंबर पूरा आता है इसमें। समझ में आ रही? अब यदि कह दिया छात्रासु, बरो आगे, वो कहेगा सर्वे छात्रासु, ऐसे चलेगा? वो कहेगा गलत है साहब, गलत है, सुधारिए, सुधारो इसको। क्या हो जाएगा? सर्वासु छात्रासु। लेकिन कह दिया छात्र यो, बरो, क्या है? ऑटोमेटिक है सर्वयो। आपको कौन से रूप याद है? यदि कह दिया छात्राणाम, बरो सर्वाणाम। यदि कह दिया छात्रेषु, बरो। यदि कह दिया छात्रस्य। समझ में आ रही है? तो भाषा का एक कॉम्बिनेशन है। आप लोग को कौन से सर्व के रूप याद थे या तद के रूप याद थे? आप तो भाषा के साथ संबंध के आधार पर ही तो बना रहे हो। समझ में आ रही है? सब कुछ सामने लिखा हुआ ही होता है, हमको कोऑर्डिनेशन को देखना पड़ता है कि उसका संबंध क्या है। अब इसी प्रकार अगला शब्द है युष्मत, वो एक लिंग में ही होता है। अभी बताया त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ये सर्वनाम। युष्मत को आप तुम, वो एक लिंग में यूं चलता है कि सामने दिख रहा है तुम, तो पुल्लिंग के लिए भी तुम ले रहे हो, स्त्रीलिंग के लिए भी तुम ले रहे हो, और नपुंसकलिंग के लिए भी तुम ले रहे हो। इसी प्रकार अगला सर्वनाम है अश्मद। अस्मद का मीनिंग क्या होता है? मैं, अहम, आवाम और वयम। एक लिंग में ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मेरे को पता ही है कि मेरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैं, हम दोनों और हम सब। समझ में आ रही है? तो युष्मत मूल शब्द है तुम, त्वम, अब देखना, अब इसका बना रहा हूं, बताना। मैंने कहा कि तुम सारी बालिकाओं को ले आओ, बालिकासु, भरना है साहब, यहाँ विकल्प दे रहा हूं। और मैं आपको ये लिख रहा हूं कि यहाँ पर आपका शब्द है त्वत, ये लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको सुधारना। आपको तो युष्मत के रूप ही याद नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ विकल्प से उत्तर छाटो। अब ऑप्शन दे रहा हूँ, और पहला ऑप्शन है बालिकासु है, तुभ्यम। अब आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी विभक्ति में है। यदि कह दिया त्वम, यदि कह दिया तयो हो, और यदि कह दिया तासु। एक मिनट, इसको कह दिया युष्मासु, बताओ कौन सा होगा? नहीं, सीधा सा बात है, बालक शब्द चेंज होते रहेंगे, प्रत्यय वही रहेंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि प्रत्यय तो एक ही सी है। अब आप उस दिन, अभी आप 10 दिन पहले इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो ना मैं समझा पाता ना आप समझ पाते। तो भाषा के संबंध को चलाना है। ज्यादातर जो प्रयोग होता है यह और वह, तो यह के वह के लिए तो मैंने तद कह दिया। अब आइए यह के लिए संस्कृत का मूल शब्द होता है इदम। क्या होता है? इदम।
और इसका पुल्लिंग चलता है अयम। मैं सारा नहीं लिखूंगा, हालांकि लिखा है तब भी कोई विशेष बात नहीं। अयम इमो इमे, स्त्रीलिंग इयम इमे इमाह, वो कि वो ऐसा तो उते वाला। और नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी। आपको इनको लेके कोई कमरे में बैठ के जोर जोर से रटने की जरूरत नहीं होती। पूरे एक ही शब्द से पूरे विषय को खींचा जाता है पढ़ाते समय। समझ में आ गई? यदि कह दिया बालिकासु, इयम बालिकासु, गलत हो गया ये। कैसे? इयम तो सही है, बालिका भी सही है, लेकिन इसके पीछे विभक्ति लगी हुई है। बताना क्या अर्थ होगा? अयम इमे इमाहा या आसु बालिकासु, बस प्रत्यय। अब चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? आपके पास प्रत्यय कितने हैं? 21। इन्हीं से ही सारे शब्द रूप बन रहे हैं। और हम इसको कहां से ढूंढने का? हम शब्द तो चेंज होते रहे भैया। बालिका की जगह मैं छात्र कर दूं, लो छात्रेशु। अब बनना यहाँ पे देखना, भी और बोल रहा हूं, भरिएगा। अब आपको ये कौन से शब्द आपने पहली बार देखे? इयम इयम, यदि आपको बढ़ना है इदम का शब्द। इयम यदि कह दिया इमाहा, यदि कह दिया अनयो हो, और यदि कह दिया छात्र है एसु, अपने आप निकलेगा। क्योंकि भाषा किससे चलती है? संबंध से। और संबंध कौन सा होता है? जैसा विशेष्य। मैं 35 के 35 सर्वनाम यदि मेरे को समय होता ना तो ऐसे कर देता, तो आपका पूरा यही चल जाता। और लेकिन अपने को ज्यादातर जो सर्वनाम प्रयोग हो रहा है वो रहा यह और वह। बात समझ में आ रही है? इदम है यह और तद है वह। और इसमें क्या समझ में आया? भाषा के संबंध को देखना है, शब्दों में आपस में संबंध को देखना। तो देखो मैंने 3 शब्द करवाई। पहला शब्द कौन सा था? अजन। दूसरा कौन सा था? हलन। और तीसरा कौन सा था? सर्वनाम को पढ़ाते पढ़ाते क्या बताया? जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। ठीक है भाई, चलिए अब आइए आगे। हमने कहा कि शब्द 2 प्रकार के, पहला कौन सा? विकारी और दूसरा अविकारी। दोनों आ गए अब, और शब्दों में संबंध को भी बता दिया। अब लास्ट जो बचा, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूं सर्व, पहले हेडिंग लगाओ क्रिया, लिखें क्रिया। क्रिया पढ़ के आए हो पूरी? कृदंत पूरा क्रिया से ही तो पढ़ा है, और बोल भी रहा हो ना, युज न, हस न, लिखना। ठीक है, तो लिखेंगे क्रिया। देखो मैं क्लास 6 से का विषय हो रहा है, वो आपकी कॉपी में उतरवा रहा हूँ। कहीं पर भी नहीं उतरवाएंगे, कहीं पर भी चले जाओ भले। क्यों? क्योंकि वो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैडम, मेरे को आता ही नहीं है कुछ। इसको रख दो, इसको अभी इसको अंदर डालो, लास्ट में लूंगा। जिनके पास है वो दे दो, अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैं। पहले मैं मेरे विषय को क्लियर करूंगा, फिर आपसे प्रश्न लूंगा। अभी बाद में ले लूंगा मैडम जाते समय, है ना। चलो ये प्रेम पत्र इतने भरे जाएंगे अभी तो, इनको मैं लव लेटर बोलता हूँ। ठीक है, अभी तो तुम्हारी जब समस्या खत्म होगी ना, हर एक के लिए बोलता हूँ, आपके लिए नहीं है। संस्कृत विषय में तो सबसे ज्यादा आते हैं। कारण क्या है? तुम तो एक दे रहे हो, सब देंगे ये धीरे धीरे। कारण बताओ? कारण ये कि ये तो विषय 0 से उठ रहा है, आपके लिए तो पूरा नया है, तो कई समस्या आएंगी और ये यहाँ तक आ जाएंगे पेपर तुम्हारे, तो वो लास्ट में लूंगा। पहले सब्जेक्ट को समझिए और ये निर्णय कीजिए कौन सा विषय कहाँ पर आ रहा है। समझ में? हमको यही पता नहीं है कि समास का विषय संधि में आ रहा है, संधि समास में आ रहा है। हम हर चीज को पहले समझने की चेष्टा कर रहे हैं। चलो लिखो धातु को पहले, समय तो आने दो। मैंने मेरे 5 साल में मेरे पिताजी को बोला कि मेरा शादी कर दो, नहीं करी साहब। और यदि कर दी होती ना तो मेरा आज बच्चा कम से कम कितने साल का होता? 37 का, और मेरे को यहाँ बकबक नहीं करना पड़ता, वो कमा के ले आता। पर मेरे पिताजी ने ये काम नहीं किया और मेरे को क्या बोला? ठहर थोड़ा, समय आने दे। हर चीज का अपना एक समय है, और वो निर्धारित कौन करूंगा? मैंने ढूंढ रहा था इतने टाइम से, मैं ये सोच रहा था कि यार निर और निस जो शब्द है ना, इसके उदाहरण याद क्यों नहीं आ रहे हैं। आ गया याद अब, निर्धारित। अब बताओ निर्धारित में उपसर्ग क्या है? नीक दिर। अच्छा, क्या पढ़ा रहा हूँ? क्रिया बताओ। हाँ, ऑप्शन दे रहा हूँ अब ये क्रिया आ गई, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन धार, दूसरा पठ, तीसरा ऑप्शन है वो आपका दे रहा हूँ धर, और चौथा ऑप्शन 3। ऑटोमेटिक है, गुण और वृद्धि से पूरी भाषा चल रही है भाई, समझ में आ रही है? हाँ आएगी धीरे धीरे। ठीक है, अरे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी तो यार पूरी एनर्जी चली गई। ठीक है, तुमको पढ़ाते पढ़ाते। चलिए अब पढ़ा रहा था धातु में, ये बताना चाह रहा था कि मैडम नाराज मत हो ना, लास्ट में जाते जाते प्रश्न लूंगा। ठीक है ना, चलो, और नाराज हो तो भी क्या फर्क पड़े। चलो निर्धारित में सुनो आप। निर्धारित में आपने 1 मिनट में उत्तर दे दिया, द्रि धातु है। मेरे को बताओ द्रि धातु परस्मै पद है कि आत्मनेपद है? अभी बड़े यूं देखो मेरे को एकदम यूं, ये क्या बोल दिया मैं? है हाँ, ये समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, दोनों नहीं हो सकती। ये जानबूझ के मेरे को छेड़ते हैं, फिर बुलवाना चाहते हैं, है ना। पर अभी नहीं करूंगा ऐसे। चलो लिखो भैया, लिखे हैं धातु और क्रिया को, और एक संबंध चलेगा, ध्यान में रखते रहना हो। अभी चूंकि मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य के संबंध को बताया, इसलिए 2 मिनट ब्रेक दे दिया तुम्हारे दिमाग को, और लास्ट संबंध बता रहा हूं, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और इसलिए पहला टॉपिक क्या ले लिया? क्रिया। लिखो अब, क्रिया को ही धातु अथवा भावना कहा जाता है। क्रिया को ही धातु अथवा भावना कहा जाता है। भावना का मतलब होता है कोई भी कार्य करने की इच्छा। तो क्रिया जो शब्द है वो संस्कृत में आप क्या कहोगे उसको? धातु या भावना। लेकिन संस्कृत में क्रिया 2 प्रकार की है, 3 नहीं लिखा रहा हूं, वैसे तो 3 होती है, लेकिन संस्कृत में क्रिया यानी धातु 2 प्रकार की है।
नंबर 1 परस्मैपदी धातु, नंबर 2 आत्मनेपदी धातु। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। पहली धातु कौन सी होगी? परस्मैपदी और दूसरी आत्मनेपदी। समझ में आ रही है? नीचे एक और लाइन लिखेंगे, किंतु जो क्रिया दोनों पदों में चलती है, किंतु जो क्रिया दोनों पदों में चलती है उसे उभयपदी क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया दोनों पदों में चलती है उसे उभयपदी क्रिया मत लिखो, धातु लिखो आप, तो उसे उभयपदी धातु कहा जाता है। जो क्रिया दोनों पदों में चलेगी उसे आप कौन सी धातु कहोगे? उभयपदी। देखो सीधी बात है, कुछ क्रिया परस्मै पद में ही चलेगी, कुछ क्रिया आत्मनेपद पद में चलेगी, और कुछ क्रिया कैसी है? जो दोनों पदों में चलती है तो हम उसको क्या कहेंगे? उभय। देखो जैसे एक लिख दिया पठती, पठतः, पठन्ति, सबको आता है। जिसके पीछे ई आ रहा है वो परस्मै पद है। यदि मैं इसको आत्मनेपद में लाऊंगा, पठते, पठेते और पठन्ति, तो ये कौन सी धातु हो गई? आत्मनेपद। फर्क है दोनों में, इसके पीछे ई है और इसके पीछे ए है, और फर्क किसका है? प्रत्यय का। या ती प्रत्यय नियत है, फर्क हो रहा है ना? या तो ये जिसके पीछे ई की ध्वनि आ रही है वो परस्मै पद, और जिसके पीछे ए की ध्वनि आ रही है वो आत्मनेपद। मैंने पट को दोनों में लिख दिया, इसलिए पट धातु हमेशा कैसी होती है? उभयपदी। ठीक है, हर क्रिया का अपना एक मीनिंग होता है। पट का मीनिंग क्या होता है? पढ़ना। आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये तो पूरा क्रिया का ही तो था। लिख के लिखना, चल के चलना। तो क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? परस्मै पद और आत्मनेपद। आ जाइए अगला हेडिंग लगाएंगे, लकार। देखो बहुत नीचे जाके पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना, कोई भी नहीं पढ़ेगा। कंपटीशन जो वे होता है वो ट्रैक टू ट्रैक चलते हैं हम लोग। समझ में आ रही है? अब मैं लिख रहा हूं लकार। लेकिन क्रिया के काल को लकार कहते हैं। क्रिया के काल को लकार कहते हैं। क्रिया का काल क्या कहलाता है? लकार। काल का मीनिंग क्या होता है? जो क्रिया जिस समय में की जाएगी वो क्या कहलाएगा? लकार। अर्थ लिखेंगे, क्रिया के काल को लकार कहते हैं। मीनिंग क्या हो गया? जो क्रिया जिस समय की जाती है वो क्रिया का समय क्या कहलाता है? लकार। जिसको अंग्रेजी में कहते हो प्रेजेंट टेंस, हिंदी में क्या बोलते हो? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल। मैं जाता हूं, कौन सा काल है? और मैं जा रहा हूं, पूर्ण और अपूर्ण भी होते हैं क्या? आज ही पता चला मेरे को तो ये। चलो मैं जाता हूं, ये पूर्ण है या अपूर्ण है? ये अपूर्ण क्यों है? और मैं जा रहा हूं में क्रिया पूरी हो रही है। अरे वारे मेरे भगवान, मैं जाता हूं, एक मिनट, मैं जाता हूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही आपकी बात ही। मैं जा रहा हूं, इसमें मेरे को ये बताओ पूर्ण कौन सा है? ऊपर वाला पूर्ण है और ये अपूर्ण है। अब मैं, ये पूर्ण क्यों है? गया तो भूतकाल में चला जाएगा मैडम। अरे मैं जाता हूं पूर्ण वर्तमान है, क्यों है? क्योंकि क्रिया पूर्ण कर ली, क्या कर ली होती तो भूतकाल में चला जाता वो। सब जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलो मैं जा रहा हूं, या पूर्ण क्यों है? क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हुई है इसलिए। और मैं जाता हूं में क्रिया पूरी हो गई क्या? तो फिर इसको पूर्ण क्यों कहा? तो ये भी अपूर्ण है। तो फिर इन दोनों में पूर्ण कौन सा है? तो जो अपूर्ण होता है वही वर्तमान होता है, हैं? तो ये कहां से थोड़ा मार दिया कि पूर्ण नहीं है पूर्ण? और ऐसे आदमी के सामने मार रहे हो जिसके खुद के व्याकरण विषय है। मेरी पूरी थीसिस सी बेचारे की जिंदगी व्याकरण में निकल गई। मैं तो आपके पूर्ण और अपूर्ण की परिभाषा नहीं समझ पाया। चलो ठीक है, कुल मिला के काल कौन सा है? वर्तमान। ठीक है, यानी उत्तर ये मिला कि वर्तमान की परिभाषा हमको नहीं आती। समझ में आ गई? चलिए अभी देखते हैं, मेरे को खुद को ही नहीं आती है। आगे लिखो, लकारों की संख्या 10 है। इंपोर्टेंट सवाल, अंडरलाइन कर देना। लकार कितने होते हैं? 10। लकारों की संख्या कितनी होती है? 10। 5 नहीं होते, अंडरलाइन कर देना। एग्जाम में हर बार सवाल आता है, लकार कितने होते हैं? 10। और लकार किसको कहते हैं? ल करोति इति लकार। जो कोई क्रिया जिस समय की जाती है वो उस क्रिया का लकार कहलाता है। अच्छा देख, मेरे को ये मैंने क्या लिखा है? तो लिखा है, और ये वापस देखो एक बार। क्या है ये? अंग होता ही नहीं है, काहे का अंग है? घर पे रख अंगों को। न क्या है ये? ग, क ख ग घ और न। बड़ी विचित्रता है यार कि आप लोगों के लिए प्रथम क्लास का विषय मेरे को ऐसे विद्यार्थियों को बताना पड़ रहा है जिन्होंने बीएड कर रखा है। ये हंसना नहीं है, ये अंदर झांको, पलक बंद करते ही सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये त और ये द नहीं है, अंग नहीं है, ये होता है न, जिसको आप नाक से बोलते हो। और यदि आप ऐसा नहीं बोल रहे हो तो स्वयं के ऊपर हंसने का प्रयास कर रहे हो। समझ में आ रही है? यानी हमको ये वर्ण ही नहीं आ रहा है तो आप यार कौन, और हम कह रहे हैं कि हमको हिंदी आ रही है। चलो अब मैं इसके साथ ल जोड़ता रहूंगा। मैं सीधा याद करवाने में विश्वास रखता हूँ। मैं ये नहीं छोड़ता कि आप घर जाके करो कुछ भी, जो कुछ यहीं पे, ये ट को जोड़ता रहूंगा। अ ही आता है आपको। चलिए अ से शुरू करता हूँ। लट लकार, पहला लकार अ, दिख रहिएगा। अ के बाद में वर्ण संस्कृत में आ कभी नहीं आता है, ई आता है। तो दूसरा लकार लिट। ई के बाद में उ, तीसरा लकार लुट लकार। उ के बाद में री, चौथा लकार लिट लकार। ए लेट लकार, ए आई कॉमन होते हैं, और ओ बराबर लोट लकार। तो ये ट वाले लकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। लट, लिट, लुट, रिट, लेट और लूट। कुल मिला के 6 लकार टित लकार है ट वाले।
अब आ जाते हैं न के ऊपर और अ से शुरू कर रहा हूं। पहला लकार लंग लकार, अ के बाद में ई, दूसरा लकार लिंग लकार, तीसरा लकार ई के बाद में उ लुंग लकार और चौथा लकार है री रिंग लकार। 6 और 4 मिलकर कितने लकार हो गए? लकार किसे कहते हैं? कोई भी क्रिया जिस समय की जाएगी वो उस क्रिया का लकार कहलाएगा। लेटेस्ट सवाल है, मेरे को याद ही नहीं है क्योंकि मेरे को फोन पे पूछा गया था। क्या ये अब आप देख लो किसमें आया हुआ है कि सर ये बताओ कि इस क्रिया का लकार कौन सा है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा कि वह घर जा रहा है। अब आप उसमें उलझ रहे हो कि ये पूर्ण है या पूर्ण है। इसका मतलब हमको ये नहीं पता कि वर्तमान की परिभाषा क्या होती है। 6 तो ट लकार होते हैं और 4 न। लट लिट लुट रिट लेट और लूट, अ ई उ री री ए ओ, लंग लिंग लुंग और लिंग एतानि दश विधानि लकाराणि। ये कितने प्रकार के लकार होते हैं? 10। आपके 10 काम के नहीं है और इनको लकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ल का मतलब होता है क्रिया का काल। ल का मीनिंग क्या होता है? क्रिया का काल। जो ल को बताए वो लकार है, यानी जो क्रिया के समय को बताता है हम उसको क्या कहते हैं? लकार। देखो सब ल से शुरू हो रहा है, इसलिए ल का मतलब होता है क्रिया के समय को बताने वाला क्या कहलाता है? लकार। और है तो 10 परंतु हमारे काम कितने आएंगे? 5। और उसमें पहला लकार है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान वृत्त धातु हो गई, प्रत्यय बताइए। तव्यत अनियर यत और सानच, सानच। और वृत्त क्रिया का ऐसा काल जिसमें कोई क्रिया शुरू कर दी गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, हम उसके लिए कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लट लकार। अब मैं जाता हूं भी लट लकार है और मैं जा रहा हूं भी लट लकार है, ठीक है? कोई पूर्ण न कोई अपूर्ण। दूसरा लकार होता है ऋत लकार, जिसको हम कहते हैं भविष्यत काल। क्रिया का ऐसा काल जिसमें क्रिया प्रारंभ भी नहीं की गई लेकिन जिसके समाप्ति की संभावना कर दी जाती है, हम उसको क्या कहते हैं? ऋत। क्रिया शुरू ही नहीं हुई है लेकिन हम कहां पहुंच जाएंगे? मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा, अरे अभी तो शुरू ही नहीं किया है मैंने, कल जाऊंगा, लेकिन मैं संभावना किसकी कर रहा हूं? समाप्ति की। तो क्रिया का ऐसा काल जिसमें क्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई है लेकिन हम उसकी समाप्ति की संभावना करते हैं, वो काल कौन सा होता है? ऋत लकार, जिसे कहते हैं भविष्यत काल। यदि मैं कह रहा हूं लोट लकार, लोट लकार का मीनिंग होता है आज्ञार्थ काल। आज्ञा देने वाला काल लोट लकार है। पढ़ो लिखो हंसो चलो रो, ठीक है, इत्यादि। यदि मैं कह रहा हूं लंग लकार, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और भूत भी कई प्रकार का होता है। मैंने राम दशरथ के पुत्र थे, ये भी तो भूतकाल है। मेरे पुत्र की उत्पत्ति 20 साल पहले हुई, ये भी भूत है। और मैं कल पढ़ने के लिए आया, ये भी भूत है। तो तीनों कोई भूतकाल एक ही थोड़ी होता है। भूतकाल भी परोक्ष भूत होता है, प्रत्यक्ष भूत होता है, सामान्य भूत होता है, कई प्रकार के होता है ये। लेकिन हम भूतकाल के लिए सामान्य भूतकाल जो अपने से संबंधित होता है, क्रिया का ऐसा काल जिसमें क्रिया शुरू ही नहीं हुई, नहीं क्रिया प्रारंभ भी कर दी गई और जिसको समाप्त कर दिया, ऐसे लकार के लिए हम लंग लकार कहते हैं। और लास्ट लकार होता है लिंग लकार, जो विधिलिंग के रूप में होता है और जिसमें सलाह दी जाती है। सविधि निमंत्रणा मंत्रणा अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। आमंत्रण देना, निमंत्रण देना। आमंत्रण निमंत्रण में क्या फर्क होता है? आमंत्रण किसको दोगे? 15 अगस्त के आमंत्रण होते हैं, निमंत्रण शादी ब्याह में निमंत्रण होते हैं। आमंत्रण 15 अगस्त में और 15 अगस्त में सब घरों में आमंत्रण पत्र भेजते हो। आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर आता है? निमंत्रण का मतलब जहाँ खाना होता है वहाँ निमंत्रण होता है, और कोई ठोकने के लिए बुलाए तो आमंत्रण होता है। अरे मैडम सर प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर हिंदी सब्जेक्ट। समझ आ रही है? अपने हिंदी विषय के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब एक छोटी सी शब्द है आमंत्रण और निमंत्रण। एक कलेक्टर को यदि आप कोई खाने के लिए आप बुलाने के लिए जाते हो तो आमंत्रण दोगे या निमंत्रण दोगे? कलेक्टर के लिए निमंत्रण आता है, कलेक्टर को आमंत्रण आएगा। हाँ मैं तो खाने के लिए कह रहा हूं मैं तो। चलो, और यदि अपने मित्र को वही बुलाने के लिए जा रहे हो तो वो क्या दिया जाएगा? चलो, तो फिर अंतर क्या होता है आमंत्रण और निमंत्रण में? मैं कुछ तुम्हारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ, जो उत्तर तुम्हें खुद को ढूंढना है। गूगल है बड़ा बढ़िया, डालना वहां आमंत्रण निमंत्रण, वो बता देगा, है ना? चलो मना वही कौन है। चलो भैया, आमंत्रण निमंत्रण में तो बहुत अंतर है। चलो अभी देखेंगे, आएगा कभी आमंत्रण निमंत्रण। मैं तो सिर्फ ये पूछ सकता हूँ आमंत्रण में अवसर कौन सा है। हमारे घर ना तो आमंत्रण है ना निमंत्रण। मैं तो देखो पहली बात तो इधर उधर का खाता ही नहीं हूँ, ये जबरदस्ती पीता हूँ पानी भी यहाँ का। बाकी मैं तो घर का ही पीता हूँ, सब कुछ जो भी पीना है वो, लहू भी घर का ही और वो है। इधर उधर तो वो है ही नहीं, सात्विक प्राणी है बेचारे हम लोग को, ठीक है? प्याज लहसुन दारू सिगरेट कुछ नहीं, मोई भांग कुछ नहीं खाते, है ना? तो मेरे लिए तो कोई आमंत्रण आता है कोई निमंत्रण आता है, ठीक है? तो पर आपके लिए जरूर आता होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है। अरे तुम शादी के पत्र छपाते हो तो निमंत्रण पत्र होता है क्या? और 15 अगस्त में आमंत्रण होता है? अब स्कूल में पता करना कि आमंत्रण दिया था कि निमंत्रण। चलो अब अभी बात करो, मेरा थोड़ा सा विषय अरे बताऊंगा मैडम, ऐसे आपकी हर समस्या समाधान करके जाऊंगा विषय से संबंधित, ऐसे थोड़ी बाबू का कोर्स खत्म हो गया। चलो अभी आ जाते हैं 5 लकार। अब आइए अगला नियम मैं डाल रहा हूं, सर्वनामवाची कर्ता। सर्वनामवाची कर्ता, अब हेडिंग डालो बराबर 9, और इधर डाल रहा हूं क्रिया,
लकार, लट लकार को आप क्या बोलते हो? वर्तमान काल। ठीक है, और कर्ता में पहला लिख रहा हूं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर डाल रहा हूं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब यहां लिख रहा हूं एक वचन में सह, तऊ, ते, त्वम, युवाम, क्या लिखूं आगे? यूयम। ये सब सर्वनामवाचक करता है, संसार में करता ही नौ ही है। अहम, आवाम, वयम। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। पट धातु लट लकार से इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः और पठामः। और नियम चलेगा जैसा कर्ता वैसी क्रिया। चलिए कोई भी लकार लिख सकते हो, यहाँ कर्ता नौ ही होते हैं। इस संसार में सर्वनामवाची कर्ता कौन होता है? नो। जब कर्ता मैं हूं तो मेरा नाम कभी नहीं बोलता हूं मैं, हम दोनों, हम सब। जब दिखता है तुम, यूं करो इसको, मैं खुद। ठीक है, बताओ गणित भारी है कि संस्कृत भारी है? संस्कृत भारी है? गणित भारी है ना? हाँ, गणित वाले थोड़े पक्षपाती हो गए, बोल रहे दोनों भारी है। अच्छा चलो कोई नहीं। पता है इतिहास में रटना पड़ता है और गणित में समझना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में उत्तर सामने मिलेगा ना। रटना है, समझना तो है एक बार, लेकिन समझने के बाद में दूसरी बार उसको देखने की आवश्यकता एंड तक नहीं होगी। अभी आपको सर कोर्स कब होगा? कोर्स अभी मैं 2 घंटे में खत्म करा दूंगा तुम्हारा। ठीक है, मैं बस एक भाषा के विज्ञान को समझा रहा हूँ अभी आपके। चलिए अब देखते हैं जैसा कर्ता वैसी क्रिया। लिखते हैं सह पठन्ति, खोटा है, क्यों? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। स प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, इसलिए पठति पठन्ति गलत हो गया और क्या राइट होगा? स। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। यदि मैंने कह दिया वयम पठामि, गलत है साहब, पठामि गलत, क्यों? क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी किसमें आएगी? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो पठामि की जगह क्या जाएगा? पठामः। बस एक कॉम्बिनेशन सेट करते हुए चलना। बीच वाले तो कॉम्बिनेशन में पहले बता चुका हूं आपको, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कल पूछ रहे थे ना कर्तृ कर्म क्रिया नियोज्य, पहले विशेषण आएगा फिर कर्ता आएगा, फिर विशेषण आएगा फिर कर्म आएगा, फिर कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा। ऐसे करते हुए वाक्य बन जाएगा आपका। ठीक है ना? यदि मैंने कह दिया त्वम पठति, गलत हो गया सब। क्या गलत हो गया? जैसे ही क्रिया आए तो सीधे कर्ता को देखो, कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या आएगा? पठसि। ठीक है, यदि कह दिया तऊ पठामः, फिर गलत है साहब, तऊ क्या जाएगा? पठत। अब एक विद्यार्थी ने पूछा अभी परसों कि सर है ना कोई नाम आ गया तो रामः पठति, तो राम बताओ हमारे लिए कौन है? सह। क्यों है? क्योंकि जो चीज आंख से नहीं दिखती है वो हमारे लिए अन्य पुरुष होता है, तो राम को स मानो और क्या होगा? रामः पठति। मैंने कह दिया राम मोहन पठति, राम और मोहन पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो गया? तौ। राम मोहनौ पठतः, राम मोहन सोहन पढ़ते हैं तो हमारे लिए नाम बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? पठन्ति। सीता पढ़ती है तो सीता हमारे लिए सा है वो, तो क्या जाएगा? पठति। कुल मिला के कर्ता नौ ही होते हैं। अब नियम ये लास्ट है, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम, और तीसरा नियम जैसा कर्ता वैसी क्रिया। बात समझना कि जैसे ही शब्द आएगा तो आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशनों को देखना होगा, और क्रिया देखते ही सीधा किस पे आ जाओ? कर्ता पे, कि वो क्रिया और कर्ता का कॉम्बिनेशन सही है या नहीं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आके शब्द को विराम देता हूं। अब बताइए शब्द कितने प्रकार के हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द में तो कोई परिवर्तन होने नहीं है, और विकारी शब्द चाहे अजंत हो चाहे हलंत हो, एक संबंध बनेगा, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। जैसे ही मैं क्रिया लगाऊंगा तो क्रिया लगाते ही किसका संबंध आ जाएगा? कर्ता का। क्लियर हो गई? चलिए अब हमको यह पता पड़ा इतने टाइम में कि शब्द
ये है हमारी सामने। अब हम करेंगे क्या, अभी तक वर्णों को जोड़ रहे थे, अब किसको जोड़ेंगे, शब्दों को, और शब्दों को जोड़ना क्या कहलाता है, समास। और आपका अगला प्रकरण कौन सा है, समास। ठीक है, चलो क्या हुआ, थक गए, इंद्रियां क्षीण हो गई तुम्हारी, हो गई, वो तो कह रहे नहीं हुई, आप तो कह रहे हो कोर्स खत्म कराओ सर, 10 घंटे पढ़ा दो भले ही, मैं तो बेचारा अभी 3 घंटे पढ़ाया संस्कृत तो। चलिए, वो कह रहे हेलो हेलो, ठीक है, चलो भैया अब चलते हैं समास के ऊपर। है किसका, ये है क्या, आगे के लकार तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, 5 पढ़ लोगे वही बहुत है, 5 पढ़ने में 5 इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तुम्हारी, तो 10 कहां से लाओगे मैडम, 5 ही है, फर्स्ट ग्रेड तक 5 ही है, लट लकार लिट लगा, वो जो भी है लिखा है, वो लिखा है ना, नहीं लिखाया, लट लकार वर्तमान काल नहीं लिखाया, लिखा है ना, कौन कौन से कोर्स में है कि नहीं लिखा है, तो ये कह रहा है 10 पढ़ाओ, 10 पढ़ा दो, 5 घटाओ, सुनो 5 घटा बहुत है, चलो लकार 10 होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले लकारों की संख्या कितनी है, 5, 5 है, लेकिन लकार की संख्या पूछे तो कितनी लिखनी है, 10, और आपके प्रयोग में कितने आते हैं, 5, ठीक है। चलिए अब आइए समास के ऊपर, क्या कहाँ आया लिट लकार, पिछली रीत का पता नहीं, अब आगे की सोचो, पीछे भूल जाओ, बैठो नीचे, अभी पीछे वो देखते हैं, अरे नहीं आता मेरे को, अरे आ गया तो छोड़ देना, ठीक है। चलो लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन अपने को कितने पढ़ने हैं, 5, ठीक है, 5 क्लियर करो। चलिए फिर भी डाउट लगे ना तो 10 याद कर लेना, अरे 5 ही होते तो 10 कहां से लाऊं, क्या क्या कर रहा हूँ बताओ, 1 मिनट भैया थोड़ा शांत रहिएगा, क्या कर रहा हूँ बताओ, अरे आपको पता ही नहीं मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, आप कहाँ लकारों में घूम रहे हो, मैं संबंध पढ़ा रहा हूँ मैडम, कहाँ चल रहे हो, कौन किसने लकार, लकार तो लिखा है 5 होते हैं, कहाँ ध्यान है, कहाँ पढ़ रहे हो, संबंध करा रहा हूँ, जैसा करता वैसी क्रिया, समझ में आ रही है, और आप कह रहे हो लकारों में, लकार तो विषय आ गया कि 5 लकार है, इन लकारों में क्रियाएं चलेगी, लकार पढ़ाएगा कौन, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा लकार, नहीं पढ़ाऊंगा, बोल रहा हूँ आपको, लकार थोड़ी पढ़ाऊंगा, पढ़ती पढ़ता पठनती पढ़ती पढ़ता, वो तो तुम याद करो खुद, समझ में आ गई, हाँ। चलिए एक संबंध बताया है, क्या संबंध बताया, जैसा करता वैसी क्रिया। चलो एक थोड़ा सा पहले बोल देता हूं आपको, देखो मेरा क्षेत्र है पढ़ाना, एक मिनट में शांत रहेंगे, और आपका क्षेत्र है पढ़ना, दोनों अपने अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, समझ में आ गई, मतलब मेरा पढ़ाना है तो मैं मेरे क्षेत्र में रहकर पढ़ाऊंगा, और आपका काम क्या है, पढ़ना, तो अपने क्षेत्र में रहकर, एक दूसरे का हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, कौन सा विषय कहां पर लाना है कहां पर नहीं लाना है, ये काम किसका है, मेरा, इसलिए सीधे सीधे चुपचाप पढ़ते रहो, पहला पहला काम ये, जहां पर जिस विषय को आना है वहीं पर ही आएगा, और विषय को समझने का प्रयास करो। मैं पढ़ा रहा हूं संबंध भाषा के, और पहला संबंध पढ़ाया संज्ञा सर्वनाम, दूसरा पढ़ाया विशेष्य विशेषण, और तीसरा क्या पढ़ाया, कर्ता और क्रिया, क्योंकि क्रिया शब्द आया इसलिए आपको मैंने क्या बताया कि क्रिया किसमें चलती है, लकारों में, और आपको कितने लकार फिलहाल पढ़ने हैं, 5, ठीक है भाई साहब, 10 लकार तो एमए वालों को भी नहीं आते, आपको कहां से आ जाएंगे, और आई तो आपको आती नहीं है, ठीक है, और अपन लकार पढ़ने चले, ठीक है, पहले जो चीज आ रही है उसको तो चलाओ। चलिए समास, पहले तो आ जाइए, समास में उपसर्ग कौन सा है, सम, आसह, आस, समास को संस्कृत में समासा लिखते हैं, अस धातु हो गई, गए प्रत्यय हो गया, और समास की डेफिनेशन होती है सम सनम समासः। पहले कुछ मैं निदानात्मक शिक्षण कर रहा हूं, ठीक है, 2 ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, पहला ऑप्शन ये रहता है कि मैं आराम से तल्लीन होकर पढ़ाऊं, ठीक है, और वो मैं कब पढ़ा पाता हूं सुन लेना, मैं आपको क्लियर और एकदम साफ शब्दों में बता देता हूं, पहला ऑप्शन है मैं आराम से, मैं खुद आनंदित होकर पढ़ाऊं आपको, वो तब पढ़ा पाता हूं कि जब कोई भी अन्य ध्वनि मेरे कान में नहीं आई, और यदि ऐसा लगता है कि भाई सामने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब मैं ऐसे खींच देता हूं विषय को, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका कोर्स खत्म हो गया, ये निर्णय आपको करना है कि पढ़ना कैसे है, समझ आ रही है, तो जितनी क्लास शांत रहेगी उतना कोर्स में पूर्णता होगी, समझ में आ गई, तो शांत रहिएगा, एक शब्द में उत्तर दे रहा हूं समास का, इससे संक्षिप्त उत्तर, समास को एक शब्द में ही पढ़ाऊंगा, एक शब्द बराबर समास खत्म, समझ में आ गई, शांत रहोगे ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर घूमते रहोगे। यदि कह दिया पीतांबर, समास बताओ, पीतांबर में समास बताइए कौन सा है, बहुब्री कहाँ आ गया भैया, यहाँ पीला, यहाँ पर तीसरा अर्थ आ रहा है, आपके कहने का मतलब कौन सा अर्थ आ रहा है, पीले अंबर, वापस बोलो एक बार, पीले वस्त्र है जिसके, बराबर कौन, विष्णु, चलो ठीक है। पीतांबर में ऐसे कितने विद्यार्थी है जो ये कह रहे हैं कि पीतांबर में बहुब्री है, हाथ खड़ा कर दो एक बार, और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं थोड़ा पीछे भी झांक लो, कितने कह रहे हैं कि बहुब्री है, अब ये बता दो कि पीतांबर में जो मेरे को नहीं पता, पीतांबर में कर्मधारय कितने हैं, जो हाथ खड़ा करो,
अब वो भी देख लो कर्मधारय कितने हैं। अब ये बता दो कि जिसको अभी तक ये पता नहीं पड़ रहा है कि पीतांबर में कौन सा समास है, ये भी थोड़ा हाथ खड़ा कर लो। और जो हाथ खड़ा कर रहा है ना वो एकदम सही कह रहे हैं। अब मेरे को बताओ, उदाहरण और दे रहा हूं, यदि मैंने कह दिया कि दशानन, समास बताओ, बहुव्रीहि है, अर्थ बताओ, 10 मुंह है, कौन है ये? ठीक है, चलिए समास को एक शब्द में खत्म करूंगा, वो शब्द आपको पकड़ना है। समझ में आ रही है? आपने कहा पीतांबर में बहुव्रीहि है, चलो ये संशय हमेशा रहेगा, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कर्मधारय है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पीतांबर में आपका बहुव्रीहि है, क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया पीले वस्त्र वाला या पीला वस्त्र है जिसका। दशानन में आप कह रहे हो 10 मुंह वाला या 10 मुंह है जिसके, रावण। ठीक है, चलिए ये पीले वस्त्र वाला, ये वाला अर्थ कहां से आया मेरे को ये बताओ, या पीला वस्त्र है जिसका, ये अर्थ कहां से आया ये पूछ रहा हूं मैं। शब्द तो दो ही है ना इसमें, पहला शब्द कौन सा है? पीत, और दूसरा कौन सा है? अंबर। तो इसका मीनिंग पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब, तो इसका मीनिंग तो पीला वस्त्र ही है। आप ये अर्थ कहां से लाए कि पीला वस्त्र है जिसका या पीले वस्त्र वाला, ये कहां से लाए ये पूछ रहा हूं है? देखो मजाक की बात अलग होती है, जब विषय को गंभीरता से पढ़ाता हूं तो गंभीरता से सुनो, नहीं तो ये हिंदी तो होगी सो होगी कल्याण, संस्कृत भी हो जाएगा। जब मैं इतना बोल रहा हूँ समास को एक शब्द में करवाऊंगा, एक शब्द को पकड़िएगा तो वाकई में एक शब्द में ही कराऊंगा। तो उससे पहले मैं निदानात्मक शिक्षण कर रहा हूँ कि आप ये, मैं भी 50 उदाहरण खींच लूं ऐसे, पर ये उदाहरण दो इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि तुम हिंदी में इसको पढ़ के आए हो। पीले वस्त्र वाला, मेरा सवाल ये है कि भाई शब्द तो दो ही थे, पीला और वस्त्र, आप ये वाला अर्थ कहां से लाए, और वाला भी लाके आप विष्णु या कृष्ण को कह रहे हो। तो पहली बात तो वाला अर्थ कहां से आया, तब आपका उत्तर क्या हुआ कि साहब ये तीसरा अर्थ दे रहा है, यही उत्तर होगा। तो मैंने पूछा तीसरा अर्थ कहां है इसका, तो आप कह रहे हो पीला है वस्त्र जिस, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जिसका शब्द आया कहां से, ये मेरा प्रश्न है? क्या ये कर्मधारय नहीं है क्या? हो सकता है कि एग्जाम में दोनों ही आएंगे, वाकई में दोनों आएंगे। पीतांबर में बताइए बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है? स्थिति भी यही होगी संस्कृत में, पीतांबर में दोनों में समास बताओ। सीधा सवाल यही आता है, जैसे आपको वहां पर बताया कि यत या अन्यत, उत्तर एक ही मिलेगा। निश्चित्व के प्रकरण में संधि बताओ, विसर्ग के प्रकरण में उत्तर एक ही आएगा, समझना भी इसमें यही है, सवाल यही आएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं तृतीय अर्थ कहां से ला रहे हो, बस इतना। पीले वस्त्र वाला, और लाके भी कह रहे हो साहब विष्णु है, क्या विष्णु ने कोई पीले कपड़ों की दुकान खोल रखी है क्या? क्योंकि आप कहोगे रूढ़ है साहब ये, ठीक है, मेरे को ये भी अर्थ नहीं आ रहा। मेरे को बड़ी विचित्रता लगती है, मैं रोज के कम से कम 8, 6, 7, 8 हजार विद्यार्थी रोज पढ़ाता हूँ, कई टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आज नहीं कई टाइम से। और जब भी ये विषय चलते हैं तो मैं हमेशा हर क्लास में यही प्रश्न करता हूँ, हर क्लास में। आपसे पहले यदि अभी क्लास ले रहा होता तो यही विषय पढ़ाता, और आपके बाद में भी यदि लूंगा कहीं तो यही विषय पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिमिलर विषय ही चलता है हमारे। अब जब मैं आपके आगे की क्लास में यदि पढ़ा के आया तो उनसे भी यही प्रश्न किया कि आपने तीसरा अर्थ कहां से लाया, आप मेरे को ये बताओ, पता पड़ रहा है तीसरा अर्थ कहां से? ऐसे तो यदि आप दोगे ना साहब, आप कुछ भी बोलो तो मैं वाला लगा के तीसरा अर्थ ले आऊंगा। चलो देखना भी, मैंने कहा माता पिता, कौन सा समास है? और मैं कह रहा हूं माता पिता वाला, वाला ही तो लगाना मेरे को, तो ले आओ वाला ले आया मैं तो। अब आप देखिए, देखना भी, उपकृष्ण कौन सा समास है? अविभाव, कृष्ण के समीप, और मैं इसमें भी वाला लगा रहा हूं, कृष्ण के समीप रहने वाला। तो यूं तो वाला हर एक जगह ले आओगे ना भैया, तो हमको ये क्लियर तो होना चाहिए कि तृतीय अर्थ कहां से आ रहा है। समझ में आ रही है? नहीं तो आप तो कहीं पर कोई भी शब्द बोल जाओ भले, मैं तो सब में ले आऊंगा वाला। चलो तत्पुरुष का लिख दिया मैंने, राजपुरुष, और मीनिंग होता है राजा का पुरुष, और मैं कह दूंगा राजा के समीप रहने, राजा के पुरुष के पास रहने वाला, तो मर जाए जो ले आओ ना, कौन मना कर रहा है? तो भैया समास में पहला नियम समास का, हमको समास के ओरिजिनल मीनिंग ही नहीं पता होते क्या है। समास का पहला नियम ये होता है, समास में पढ़े हुए शब्द ही अपना अर्थ देते हैं। समास में पढ़े हुए शब्द ही क्या देते हैं? अपना अर्थ। जबरदस्ती वाला वालीन बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि समास में जो शब्द पढ़ा है वही अपना अर्थ देगा। यदि मैं कह रहा हूं पीतांबर, तो मेरे सामने दो ही वर्ड है, कौन कौन से हैं? पहला पीत और दूसरा अंबर। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। अंबर का मीनिंग क्या होता है? वस्त्र। तो इसका अर्थ यही है, पीला वस्त्र। अब ये वाला कहां से आया मेरे को नहीं पता, जिसका कहां से आया मेरे को नहीं पता। यदि मैं दशानन कह रहा हूं तो अर्थ सिर्फ इतना ही है, 10 मुंह। ठीक है, चलिए अब मैं मेरे विषय पे आता हूं। मैंने एक निदानात्मक शिक्षण कर दिया, अब मैं आता हूं उपचारात्मक के ऊपर। ये जो मैं हिंदी पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए हिंदी के अधिकार क्षेत्र में मैं घुसूंगा नहीं, मैं सीधी संस्कृत की बात करूंगा। पीतांबर हिंदी है संस्कृत है? ये लिख दिया पीतांबर, ये लिख दिया, कौन सा सब्जेक्ट बन गया अब ये? अब यहाँ पर दो शब्द रहे ही नहीं, शब्द कितने हो गए? 3। देखते हैं कौन से। पीतांबर, संधि बताओ, दीर्घ अलग कर दो, पीत प्लस अंबर। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, और ये कौन से लिंग में हो गया? कौन से लिंग में? पुरुष। तो कितने अर्थ आ गए? 3। कौन कौन से आ गए? पीला, वस्त्र, पुरुष। इसका मीनिंग ये हो गया, पीले वस्त्र वाला पुरुष। कोई ठेका नहीं है कृष्ण का, यदि मैं पीला वस्त्र पहन के आऊंगा तब मैं भी पीतांबर ही कहलाऊंगा।
कोई रूढ़ नहीं होता कहीं पर, ठीक है। देखिएगा, पीला वस्त्र है जिसका ऐसा पुरुष, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज करके कर दिया पीतांबरा, कौन से लिंग में हो गया? अब कितने अर्थ हो गए देखते हैं, पीला वस्त्र और स्त्री, ये कृष्ण गया पता नहीं कहां, और अर्थ क्या हो गया? पीले वस्त्र वाली स्त्री। अब यहाँ कभी कृष्ण अर्थ नहीं आ सकता, इसलिए समास में कोई भी रूढ़ शब्दों की कोई व्यवस्था नहीं होती। अब आइए तीसरा, अंबर शब्द नपुंसकलिंग का है, अंबर नपुंसकलिंग का ही है, और यदि वो अंबरम नपुंसकलिंग नहीं पढ़ा है तो देखते हैं अभी, पीतांबरम क्या हो गया? पीतांबरम, अर्थ क्या हो गया? पीला अंबरम यानी वस्त्र, पीला वस्त्र बराबर समास कौन सा हो गया? कर्मधारय। यहाँ पर वस्त्र की क्या बताई जा रही है? विशेषता। समास का निर्धारण हमेशा ही लिंग से होता है, समझ में आ गई? जो शब्द अपने लिंग में पड़ा है वो तो अपने अर्थ को देता है, जैसे ही आप उस शब्द के लिंग को चेंज कर देते हो समास चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने कह दिया दशानन, हिंदी है कि संस्कृत है ये? अब कह दिया दशानन, शब्द दो है ही नहीं, शब्द कितने हो गए? तीन, कौन कौन से? दश, आनन और पुलिंग। तो अर्थ क्या बन रहा है? दश मुंह और पुरुष, इसका मतलब दश मुंह वाला पुरुष, जिसको आप क्या बोलते हो? रावण। यदि इसको कह दिया दशानना, ये रावण चला गया साइड में, और अर्थ क्या हो गया? 10 मुंह और स्त्री, क्या हो जाएगा? 10 मुंह वाली स्त्री बराबर बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि कोई कह रहा है। लेकिन यदि आनंद नपुंसकलिंग में है और नपुंसकलिंग में ही लिख दिया, तब क्या अर्थ हो गया? दशाननम बराबर 10 मुंह बराबर द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु। क्या समझ में आया? समास का निर्धारण हमेशा ही किससे होता है? शब्द के लिंग से होता है। जहां पर शब्द का जो शब्द अपने लिंग को परिवर्तित कर देता है वो शब्द हमेशा ही दूसरे समास में चला जाता है। देखना भी, यदि कह दिया निर्धन, निर्धन ये हिंदी है, अभी संस्कृत नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही कह दिया निर्धन, ये बहुव्रीहि में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर, धन और पुरुष, पुल्लिंग है ना ये, तो क्या अर्थ हो रहा है? निर्धन और पुरुष, धन जिससे चला गया ऐसा कौन? पुरुष, ये सीधा बहुव्रीहि में चला जा रहा है। यदि कह दिया निर्धना स्त्री, धन जिससे चला गया ऐसी स्त्री, लेकिन कह दिया निर्धनम बराबर धन का, धन नपुंसकलिंग में है, नपुंसकलिंग में पड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? निर्धनम बराबर धन का अभाव। तो आप यहाँ पर देखो, आगे आगे चीज जो भी जुड़ी होती है वो जुड़े होते हैं संधि के वर्ण, और जो शब्द जोड़ते हो तो पीछे क्या देखना होता है? समास। समास हमेशा शब्द के एंड में देखा जाता है और संधि हमेशा मध्य में देखी जाती है। एक ही चीज बताइए, समास का निर्धारण हमेशा किससे होता है? शब्द के लिंग से, और समास में पड़े हुए शब्द ही अपना अर्थ देते हैं। मैं जैसे ही लिखाऊंगा अव्ययी भाव, जैसे ही लिखाऊंगा और जैसे ही लिखाते ही वहां उत्तर आ जाएगा कि अव्ययी भाव बराबर नपुंसकलिंग, खत्म। यानी अव्ययी भाव समास हमेशा कौन से लिंग में रहेगा? नपुंसकलिंग। जैसे ही लिखाऊंगा बहुव्रीहि तो वहां आएगा कि शब्द का लिंग परिवर्तन होते ही बहुव्रीहि हो जाएगा। समझ में आ रही है ना मैं क्या? अब देखो एक सामान्य और देखते हैं उदाहरण। यदि मैंने कह दिया, एक उदाहरण और देखते हैं कि कंठे कालः, कंठे काल, कोड़ा लिख दिया ये तो कंठे काल। आपके हिंदी में सर्वत्र समस्या रहेगी कि वो बहुव्रीहि है या कर्मधारय। क्यों? क्योंकि वहां उत्तर निश्चित है ही नहीं। वहां पर आपको चौथी विधि लेनी पड़ती है व्याख्या की, और चौथी विधि होती है वाक्य प्रयोग। वहां पर वाक्य का प्रयोग होता है तब हमको पता पड़ता है कि वो बहुव्रीहि में कह रहा है या कर्मधारय में कह रहा है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समास का निर्धारण लिंग से करते हैं। अब ये हिंदी चल रही है, इसको उठा के कर दिया कंठे कालम, ये सीधा कर्मधारय है क्योंकि ये नपुंसकलिंग का है शब्द। अब यदि कह दिया कंठे कालम, ये सीधा पुरुष को कह रहा है। कंठ है काला जिसका ऐसा कौन? पुरुष बराबर शिव। समझ में आ गई? और यदि अब ये स्त्रीलिंग में तो होगा नहीं, क्योंकि वो ये कंठे काल जो शब्द है वो भगवान शंकर के लिए पुराणों में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सीधा सारथी आ रहा है। क्या आ गया? समास का निर्धारण हमेशा ही किससे होता है? लिंग से। पढ़ते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, एक एक शब्द में उत्तर होते हैं अगले विषयों के। लंबी डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, मैं शब्द लिखूंगा और उत्तर आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। आगे संधिया चलेगी, पीछे क्या होगा? समास, और समास की डेफिनेशन लिखेंगे। और पिछली बार सिर्फ इतना, इस सेकंड ग्रेड में इतना सा लिख के छोड़ दिया, सम सनम स्यात्। समसन किसको कहते हैं? तो समसन का मीनिंग क्या होता है? समास। अर्थ लिखेंगे समसनम समासः, अर्थ लिखेंगे संक्षेपण को, संक्षेपण को समास कहते हैं, संक्षेपण को समास कहते हैं, संक्षेपण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को जब इस प्रकार मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक पदों को जब इस प्रकार मिलाया जाता है कि, इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम शब्द को छोड़कर, अंतिम शब्द को छोड़कर अन्य, अंतिम शब्द को छोड़कर अन्य सारे पदों की, अन्य सारे पदों की विभक्तियों का, अन्य सारे पदों की विभक्तियों का जब, अन्य सारे पदों की विभक्तियों का जब लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, तो
अन्य सारे पदों की विभक्तियों का जब लोप हो जाता है तब उसे समास कहते हैं, तब उसे समास कहते हैं। क्या लिखा, मिलाइएगा। दो या दो से अधिक पदों को जब इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम पद को छोड़कर अन्य सारे पदों की विभक्तियों का जब लोप हो जाता है तो संक्षेपण की वह अवस्था या तो उसे समास कहते हैं। आगे लिखें, अनेक पदों का मिलकर, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना। अनेक पद कहते हैं शब्द को संस्कृत के, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। जब अनेक से शब्द मिलकर कितने शब्द हो जाते हैं, एक। अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास। देखो ये तो थी तुम्हारी किताब की बात, जो हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी। किताब की भाषा है तो पल्ले के पड़ेगी कैसे। अब देखते हैं समास। समास से सरल पूरे व्याकरण में कोई विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दों को जोड़ रहे हो, जोड़ रहा और हिंदी हमको आती है, तो इससे सरल विषय होना ही नहीं है। अब मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ राम, हिंदी में लिख रहा हूँ लक्ष्मण और भरत। चलिए अब मैं कह रहा हूँ साहब इसकी संस्कृत बनाऊं, तो राम की लक्ष्मण, राम की संस्कृत क्या होगी, रामा। मैं च जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को और कहना है, राम और, ठीक है। अब मेरे को कहना है लक्ष्मण, क्या होगी, लक्ष्मण च जोड़ दिया। अब आया भरत, तो क्या हो जाएगा, भरत च सबके पीछे आएगा, 3 शब्द है, ठीक है। अब ये संस्कृत कर दी साहब। अब मैं चाहूंगा कि नहीं, ये मेरे को काम नहीं करना, मैं चाहूँ यार इसकी ओरिजिनल, तुम संस्कृत पढ़ चुके हो, ऐसा सरल विषय नहीं आता है। अब मैं कहूँ मैं इसको लिखूंगा आपके उसमें संधि में, तो मैं चवर के पीछे है, विसर्ग को कौन सा स कर दूंगा, सलगम का, और रूप क्या बन गया, रामश्च। लक्ष्मणाच क्या रूप बना दूंगा, लक्ष्मणश्च। और भरत क्या बन जाएगा, भरत। अब देखते रहना, मैं यहाँ से पुनः संधि को खींचूंगा, प्रत्ययों को खींचूंगा। रामश्च, देखना यार संधि बताओ, जो पहला उत्तर आ रहा है वही देना है, इष्टुत्व संधि। मैं कह रहा हूँ विसर्ग में जाके विग्रह करो, रामश्च, विसर्ग का विग्रह। लक्ष्मणश्च में संधि बताओ, इष्टुत्व। मैं कह रहा हूँ विसर्ग का विग्रह करो, और भरतश्च में इष्टुत्व संधि, विसर्ग का विग्रह। अब वो कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों को जब आप इस प्रकार मिलाते हो, मिलाऊंगा मैं, अंतिम को छोड़ दो, छोड़ देंगे अंतिम को, अन्य सारे पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये बीच की विभक्ति है ना, ये विसर्ग विसर्ग, उसका लोप कर दो और इसको हिंदी के जैसे लिख दो, रामा। रामा का मूल शब्द क्या हो जाएगा, राम। लक्ष्मण, विभक्ति हटा दी मैंने, लक्ष्मण का मूल शब्द क्या हो जाएगा, लक्ष्मण। और भरत का मूल शब्द क्या हो जाएगा, भरत। हिंदी लिख दी। अब वो कह रहा है कि अंतिम शब्द में विभक्ति लगाओ। विभक्ति कहां लगेगी, अंतिम शब्द में लगेगी। अंतिम शब्द में लगा देंगे, लेकिन राम 1, लक्ष्मण 2 और भरत 3, 3 हो गए, तो वचन कौन सा आ जाएगा, बहुवचन। अब क्या मैं भरत के रूप याद करता घूमूंगा क्या, कहीं पर भी किताब में नहीं मिलेगा, सारी किताबों में राम ही दिखेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि राम के अलावा कोई याद नहीं करना, राम रामऊ रामा, भरत भरतऊ भरत, ये समास। ये क्या बन गया, समास। वहां पर इससे सरल विषय नहीं है, हिंदी जैसे दिखेगा आपको। दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाते हैं कि जब अंतिम को छोड़ दो बाकी सारे शब्द हिंदी के जैसे लिखते जाओ, और विभक्ति कहां लगाओगे, लास्ट में। जितने शब्द उतनी विभक्ति लगाओ। एक बार और देखेंगे, फिर मैं तीनों वचनों को खींचकर अभी आपके सामने लिख दूंगा। उदाहरण देखिए, यदि मैंने वापस लिख रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं साहब राम, लक्ष्मण और भरत। एक बार और लिख रहा हूं ताकि आगे का विषय क्लियर हो जाए। मेरे को इसमें समास बनाना है, तो पहले मैं आपको कह रहा हूं हिंदी कर दो इसकी। चलो हिंदी क्या होगी, रामः, रामः च, ये सामान्य क्लास 6 की हिंदी है। लक्ष्मण की करो, क्या हो जाएगा, लक्ष्मण च। भरत की करो, भरतः च। अब मैं कह रहा हूं नहीं, अलग अलग नहीं लिखना है साहब, समास बनाओ। तो समास में राम का मूल शब्द ले लो, राम, लक्ष्मण का ले लो, लक्ष्मण, और अंतिम पद भरत का ले लो कि भरत। तीनों मिला दिया, एक पद बना दिया। विभक्ति कहां लगाओगे, अंत में। अब अंत में वचन कौन सा लगाए, 1 2 3 बराबर बहुवचन। तो भरत के तो रूप याद नहीं, राम के ही है, तो राम को क्या हो जाएगा, राम रामौ, समास बन गया। अब मैं कह रहा हूं चलो विग्रह कर दो, तोड़ो इसको। तो तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, रामः च लक्ष्मणः च भरत। अब मैं कह रहा हूं कि ये क्लास 6 का विग्रह नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो संधि पढ़ के आए हो, तो ये विग्रह क्यों कर रहे हो, आप तो संधि का विग्रह करो ना। रामः च क्या हो जाएगा, रामश्च। तो ये सलगम का सकाल आया, चवर पीछे, तो सलगम के समय चेंज हो जाएगा, लक्ष्मणश्च और भरतश्च। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपके सामने जितने भी, भाई समास का मीनिंग होता है दो शब्दों को मिलाना। ये बहुवचन आया। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं साहब राम और लक्ष्मण को जोड़ो द्विवचन में, राम और लक्ष्मण को। पहले मैं दोनों करवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम कैसे कर रहे हैं। तो आपको राम और लक्ष्मण, रामः च और लक्ष्मणः च। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं साहब, पहले समास बनाओ, अलग अलग नहीं लिखना है, समास लिखो। तो राम का मूल शब्द राम, लक्ष्मण का मूल शब्द लक्ष्मण। अब ये कितने हैं, अब क्या हम लक्ष्मण के शब्द रूप किताबों में ढूंढेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। सब राम, रामः रामौ, तो लक्ष्मणः लक्ष्मण, ये समास बन गया। तो समास में कहां लगा रहे हो, अंतिम शब्द में। बार बार बोल रहा हूं, आगे संध्या चलेगी, पीछे समास। अब मैं कह रहा हूं इसको तोड़ो, तो तोड़ दिया, तो रामाचा लक्ष्मणाचा। अब मैं कह रहा हूं नहीं, ये तो छठी का विग्रह थोड़ी चलेगा। अब तो ओरिजिनल संधि का विग्रह लाओ भैया। तो क्या हो जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च। देखो, एक समास का मतलब दो शब्दों को जोड़ना। 2 बराबर द्विवचन, 3 बराबर बहुवचन। बहुवचन से तो बड़ा कोई वचन होता ही नहीं है, जोड़ दिया आपने, और ये हमने जोड़े पुल्लिंग में। अब मैं ले रहा हूं स्त्रीलिंग में। मैं कह रहा हूं साहब लता न गीता,
लता और गीता, ठीक है, ये स्त्रीलिंग का ले रहा हूं, इसकी संस्कृत बनाओ। लता की क्या हो जाएगी, लता च, विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि लता की लता ही बनती है, और गीता की क्या बनती है, गीता च। अब मैं कह रहा हूं नहीं साहब, अलग अलग नहीं, समास बनाओ। अब बनाओ, लता का मूल शब्द और गीता का मूल शब्द गीता, लेकिन द्विवचन है तो द्विवचन में लिखो, रमा रमे लता गीते, बन गया। अब कह रहा हूं इसको खोलो, जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, लता च गीता च। मैं विसर्ग नहीं लगाऊंगा भैया क्योंकि लता का एक वचन लता ही बनता है, विसर्ग आएगा ही नहीं। अब मैं बहुवचन में ले रहा हूं साहब, लता गीता और सीता, इसको जोड़ो तो लता का क्या हो जाएगा, लता च, गीता का गीता च, और सीता का सीता च, ठीक है। अब नहीं अलग अलग नहीं, समास बनाओ तो लता का मूल शब्द क्या हो गया, लता, गीता का गीता, सीता का सीता। अब ये 1 2 3 बहुवचन, बहुवचन हो गए स्त्रीलिंग में, रमा रमे रमाहा, तो लास्ट में लगाओ सीता सीते सीता, ये बन गया। अब क्या दिया, नहीं ऐसे नहीं, इसको तोड़ो तो क्या है, एक एक तोड़ो, लता च गीता च। कुल मिला के समास हो का रहा है सबसे लास्ट में, बीच की विभक्तियों को हटा रहे हो और सबसे लास्ट में लगा रहे हो, आगे संधियां होगी, शब्द के अंत में क्या होगा, समास। अब ये स्त्रीलिंग में हो गया साहब, देखो ये स्त्रीलिंग का द्विवचन, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन, बहुवचन से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। अब आइए नपुंसकलिंग में, मैंने कहा फल और पत्र, ये देखो हिंदी में फल और पत्र, ठीक है, बनाओ संस्कृत किसकी, फल को क्या कहते हैं, फलम च, पत्र को पत्रम च। मैंने कहा अलग अलग नहीं, समास बनाओ, फल का मूल शब्द फल, पत्र का मूल शब्द पत्र, वचन लगाओ द्विवचन, फलम फले पत्रम पत्रे, ये विग्रह हो गया। और मैं कह रहा हूं नहीं ऐसे नहीं, ओरिजिनल विग्रह लाओ, तो ओरिजिनल विग्रह लाओगे तो अनुस्वार को पर सवर्ण होकर क्या दिखेगा, फलंच। संधि बताओ, संधि बताओ, पर सवर्ण क्यों हुआ, क्योंकि अनुस्वार को पंचम वर्ण आदेश हो गया, और पत्र का क्या हो जाएगा, पत्रंच। मैं सब तरीके बता रहा हूं, हल्का और भारी। अब मैं कह रहा हूं नहीं, बहुत सारे जोड़ो, मेरे को चाहिए फल पत्र और पुष्प, जोड़ो इसको, तो फल का फल, पत्र का पत्र और पुष्प का पुष्प, लेकिन वचन कौन सा हो गया, बहुवचन, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बन गया समास। अब मैं कहा नहीं अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, फल सामान्य अलग कर दो, चलो फलम च, फिर पत्रम च, और फिर पुष्पम च। अब मैं कह रहा हूं नहीं संधि जनित विग्रह करके बताओ, जहां संधि आ रही है, क्योंकि ऐसे तो छठी वाले लिखते हैं, तब पर सवर्ण करना, तो पर सवर्ण करोगे तो क्या हो जाएगा, फलं च, पत्रं च और पुष्पं च। अब अपनी कॉपी में देखो क्या लिखा है, एक एक शब्द को मिलाओ। आपने लिखा दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम शब्द को छोड़ दो, अन्य सारे शब्दों की विभक्तियों का जब लोप हो जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, अर्थात अनेक शब्दों का मिलकर एक शब्द हो जाना, वो क्या कहलाता है, समास। अब मेरे को बताओ समास का ओरिजिनल हिंदी में मीनिंग क्या होता है, दो शब्दों को मिलाओ, तो कम से कम दो मिलाने पड़ेंगे, तो द्विवचन, और दो से ज्यादा मिलाओगे तो बहुवचन, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये तीन ही तो लिंग होंगे, यानी ये शब्द जुड़ेंगे ही ऐसे। आपने तीनों जोड़ दिए, तीनों उदाहरण अपनी कॉपी में उतारो, पुल्लिंग का भी, स्त्रीलिंग का भी और नपुंसकलिंग का। ये समास, ये इसका विग्रह, पहले उतार दीजिए। और एक चीज दिमाग में फिट कर देना, ये समास का निर्धारण हमेशा कब करोगे, लिंग से। इससे सरल पूरे व्याकरण शास्त्र में कोई विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम शब्द को देख, संधि में तो फिर भी माताफोड़ी होती है कि हमको सोचना पड़ता है कि ए बराबर गुण, ना ई बराबर वृद्धि। यहाँ पर तो आप ये देखोगे कि नपुंसकलिंग में पढ़ा है तो यही समास है, ये पुल्लिंग में पढ़ा है तो ये समास है। उतार दीजिए इसको। चलिए, तो समास का अर्थ होता है दो शब्दों को मिलाना। फिर कर लो दिमाग में, दो शब्द को मिलाएंगे और लास्ट में समास का निर्धारण करेंगे लिंग से, ठीक है, और शब्द पहले से लिखे हुए आएंगे। पुल्लिंग में द्विवचन बहुवचन लिख दिया क्योंकि दो या बहुत को मिलाओगे, स्त्रीलिंग में लिख दिया द्विवचन बहुवचन क्योंकि समास में दो शब्दों को मिला रहे हो, चाहे पुरुष के मिलाओ, चाहे स्त्री के मिलाओ, चाहे नपुंसकलिंग के मिलाओ, कुल मिला के द्विवचन और बहुवचन। इसके अलावा चौथा तो वचन है नहीं आपके पास। संस्कृत भाषा में बड़ी स्पष्टता है वहां पर, और आपको आज पहले दिन शब्द को पढ़ाते समय बता दिया कि कोई भी शब्द हो चाहे हिंदी और संस्कृत का, तो वो शब्द अपने साथ वचन और लिंग लेकर ही उपस्थित होता है, और उस लिंग और वचन के साथ ही पूरी भाषा का क्या होता है, निर्धारण। कुछ चीजों को समझने के लिए आपको जो है भाषा है उस पर अधिकार करने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं।
इन चीजों के बिना न तो आप हिंदी समझ पाते हो न संस्कृत। समझ में आ रही हकीकत? मेरा एक्चुअल में विषय यही है, मेरी पूरी पीएचडी इसी विषय पे बीत गई, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो बिना लिंग निर्धारण के भाषा कभी बनती नहीं है, उसका डिपेंड ही पूरा वचन और लिंग पे ही होता है, क्योंकि शब्द लिखते हैं और आपके सामने उपस्थित हो जाता है उसका दृश्य ही, ठीक है ना। तो ये तो तीनों उदाहरण मैंने दे दिए, पुल्लिंग के भी हो गए, स्त्रीलिंग के भी हो गए और नपुंसकलिंग के भी हो गए। अब समास, अब आपका एक और भ्रम मिटा देता हूं। आप ये एक चीज ध्यान रखना हो, मैं मेरे विषय के बारे में बोल रहा हूं, हिंदी के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं। हिंदी के तो आपके टीचर पढ़ाएंगे, वही फाइनल होगा। हिंदी विषय को मैं बीच में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि उसको क्लियर करते हुए यहाँ पर मेरा विषय समझा रहा हूं। अब मेरे को आप बार बार बोल रहे थे बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ मुख्य होता है, आप अभी कह रहे थे कि बहुव्रीहि में, लेकिन हमको ये तो स्पष्टता ही नहीं कि तीसरा अर्थ आया कहां से। और इसलिए अब अगली लाइन लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। चलिए, समास एक वृत्ति है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। समास एक वृत्ति है। समास क्या? अब आपकी बहुव्रीहि का भी भ्रम हटा देता हूं थोड़ा। समास एक वृत्ति है। समास को क्या बोला जाता है एक्चुअल में? वृत्ति। वृत्ति में व्री धातु है, प्रत्यय लगा हुआ है कतिन, समझ में आ गई? तो समास का नाम ही क्या होता है? वृत्ति। और वृत्ति की डेफिनेशन लिखेंगे डैश करके, परार्थ अभिधानम वृत्ति ही। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, ये वृत्ति की डेफिनेशन। समास एक वृत्ति है और परार्थाभिधानम वृत्ति ही। परार्थाभिधानम वृत्ति ही, जिस बहुव्रीहि को आप कह रहे हो ना अन्य अर्थ प्रदान होता है, वो तो कह रहा है समास ही वृत्ति होती है। देखते हैं अर्थ क्या होता है। परार्थ संधि बताइए, दीर्घ। अर्थाभिधान संधि बताइए, कौन सी है यहाँ? दीर्घ। अभिधानम में उपसर्ग बताइए, अभी। दानम का प्रत्यय बताइए, ल्योट। अलग कर दो इसको, पर अर्थ अभिधान। पर यानी दूसरे, अर्थ यानी अर्थ को, अभिधान यानी कहना। जहां पर दोनों पद मिलकर दूसरे अर्थ को कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? वृत्ति। और समास क्या होता है? वृत्ति। यानी समास के दोनों शब्द कभी भी अपने अर्थ को नहीं कहते हैं, वो हमेशा किसको कहते हैं? दूसरे अर्थ को ही कहते हैं। समझ में आ रही है? जहां पर जब मैं आपको कह रहा हूं उपकृष्ण, तो वहां पर उप खुद को नहीं कह रहा है और कृष्ण खुद को नहीं कह रहा है। उप का अर्थ है समीप, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, तो कृष्ण के समीप जो है वो उसी अर्थ को बोल रहा है। समझ में आ रही है क्या लिखा? तो समास एक वृत्ति होती है और वृत्ति का मीनिंग होता है समास के दोनों ही पद मिलकर पर अर्थ का ही क्या करते हैं? अभिधान, जिसको आप बहुव्रीहि बोलते हो कि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर तीसरे को कह रहे हैं। अरे तीसरे को नहीं कह रहे, तीसरे अर्थ को कह रहे हैं वो। समझ में आ रही है? तो अब आप इसका अर्थ लिखें, अर्थार्थ। अर्थार्थ समास के दोनों पद पर अर्थ का अभिधान करते हैं। समास के दोनों पद, पद यानी शब्द, हिंदी में शब्द बोलते हो, संस्कृत में शब्द नहीं होते, पद होते हैं। अर्थात समास के दोनों पद पर कहते दूसरे, पर अर्थ का अभिधान करते हैं। तो समास के दोनों पद मिलकर किसको कहते हैं? पर अर्थ का अभिधान करेंगे। इसलिए समास का नाम क्या होता है? वृत्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये लीजिए, यहां पर हेडिंग लगाओगे विग्रह वाक्य। हेडिंग क्या लिखना है? विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य, विग्रह किसको कहते हैं? विग्रह करेंगे साहब समास का, इसका मतलब अलग करना। किसको अलग करोगे? शब्दों को। शब्दों को नहीं करते हैं, समास को करते हैं। वृत्त्यभिधानम वाक्य, वृत्त्यभिधानम वाक्यम विग्रह लिखो संस्कृत में। वृत्त्यभिधानम, ये जानबूझ के लिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता पड़े कि आगे जितना पढ़ा कितना सार्थक है। वृत्त्यभिधानम वाक्यम विग्रह, वृत्त्यभिधानम वाक्यम विग्रह। संधि बताइए, वृत्त्यभिधान कौन सी संधि है यार? अलग कर दो, वृत्ति प्लस अभिधान। जो वृत्ति का अभिधान करता है ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? विग्रह। यानी जो वृत्ति के शब्दों के अर्थों को कहता है वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? विग्रह। लिखो, अर्थात समास के पदों के अर्थों को, समास के पदों के अर्थों को बताने वाला वाक्य, समास के पदों के अर्थों को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है। समास के पदों के अर्थों को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है। और यह दो प्रकार का है। विग्रह वाक्य कितने प्रकार का होता है? दो। और यह दो प्रकार का है। जो भी आप
वृत्ति के अर्थ को बताते हो वो वाक्य विग्रह। वृत्ति किसे कहते हैं? समास को। जहां पर समास के अर्थ को बताएगा वो वाक्य क्या कहलाएगा? विग्रह। ये दो प्रकार का है। नंबर 1 लौकिक विग्रह। पहला विग्रह कौन सा हो जाएगा? लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह लिखेंगे लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित और लोक में प्रचलित और जनसाधारण, लोक में प्रचलित और जनसाधारण में प्रयोग के योग्य विग्रह। लोक में प्रचलित और जनसाधारण में प्रयोग के योग्य विग्रह लौकिक विग्रह कहलाता है। लोक में प्रचलित और जनसाधारण में प्रयोग के योग्य विग्रह लौकिक विग्रह कहलाता है। क्या लिख दिया साहब कि लोक में जो प्रचलित विग्रह होता है जिसके लिए संस्कृत का जानकार होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सामान्य मतलब यदि शब्द लिखूंगा तो आपको समझ आपको भी कितना कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही लिखूंगा और आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो वो विग्रह कौन सा होगा? लौकिक, जिसको लोग आसानी से समझ जाए। जैसे लिख दिया पवन पुत्र। पवन पुत्र, पवन पुत्र का मीनिंग क्या होता है? हनुमान बहुरी में नहीं जाना है, सिर्फ पवन पुत्र का मीनिंग बताओ। हनुमान, चलो हनुमान को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या है? पवन का पुत्र। जो विग्रह सामान्य लोगों के समझ में आ जाए, जिसके लिए संस्कृत का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, जो जनसाधारण में प्रयोग के योग्य है, हम उसको क्या कहते हैं? लौकिक, लोक प्रचलित। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। पवन का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, कौन सी विभक्ति हो गई? छठी। राम की छठी विभक्ति होती है रामस्य, और पवन की क्या होगी? पवनस्य। और पुत्र एक ही है इसलिए क्या हो जाएगा? पुत्र। पवनस्य पुत्र, ये विग्रह हो गया। पवन का बेटा, वो पवन पुत्र हो गया। अब आप ये सामान्य आदमी से भी पूछोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि कह दिया दशरथ नंदन, नंदन बेटे को बोलते हैं, क्या अर्थ होता है? एक बार हिंदी में सोचो पहले। दशरथ का नंदन। अब यार वही दशरथ के शब्द रूप कहाँ मिलेंगे आपको? कोई किताब में नहीं। ये चीजें आपको कंसेप्ट से समझनी पड़ेगी। अभी एक राम से ही पूरी भाषा खींच ली जाती है, दशरथ नहीं मिलेगा कहीं शब्द। कहां से चलाओ? राम। दशरथ का बेटा, तो दशरथ का कौन सी विभक्ति है? छठी। तो दशरथ की छठी विभक्ति क्या हो जाएगी? राम की रामस्य, दशरथ की दशरथस्य नंदन, ये दशरथ का नंदन। तो जो विग्रह हमारे सामान्य संस्कृत को समझने वाले विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, वो विग्रह कौन सा होता है? लौकिक। हमारा फिलहाल ध्यान विग्रह पे नहीं होके कहाँ आना चाहिए? शब्द के समास को ढूंढने में। पहला समास को ढूंढना, फिर विग्रह अपना आप हो जाएगा। होगा ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपना भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक विषय को 50 बार पढ़ोगे तो अपना वृत्ति बन जाएगी। इसलिए पहला काम जो करना है वो करना है, और पहला करना यह है समास कौन सा है ये ढूंढना है ना। चलिए अब आइए नंबर 2 अलौकिक विग्रह। लौकिक हमारे कोर्स में है, अलौकिक हमारे कोर्स में नहीं है। लिख दो एक बार अलौकिक विग्रह। पहले तो अलौकिक का मीनिंग बताओ, बस 50 बार आ चुका है ये। अलौकिक का मीनिंग क्या होता है? जो लौकिक, जो आपके समझ में नहीं आएगा वो विग्रह कैसा होगा? अलौकिक। लिख दो लोक में अप्रचलित, लोक में अप्रचलित एवं, लोक में अप्रचलित एवं व्याकरण के, लोक में अप्रचलित एवं व्याकरण के प्रकृति और प्रत्यय, लोक में अप्रचलित एवं व्याकरण के प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित विग्रह, व्याकरण के प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित विग्रह अलौकिक विग्रह कहलाता है। व्याकरण के प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित विग्रह अलौकिक विग्रह कहलाता है। और यह हमेशा ही लौकिक विग्रह पर, यह हमेशा ही लौकिक विग्रह पर आधारित होता है। यह हमेशा ही लौकिक विग्रह पर आधारित होता है। देखो अभी तुम लिख रहे हो, संधि को पढ़ा था ना, कितना विस्तृत पढ़ा, लेकिन लास्ट में कितना सार रूप में आपके सामने आया, ये कि ये यहाँ पर भी होगा। ये चीजें आप अभी लिख रहे हो, लिखते हुए हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है, वो लिखने पर आता है, इसलिए वो विषय उतना नहीं चढ़ पाता है। आपने लिखा अलौकिक और उत्तर पहले ही दे दिया, जो लौकिक नहीं है, इसका मतलब जो हमारी समझ में नहीं आएगा। परंतु ये विग्रह में आप प्रकृति निकालते हो और प्रत्यय निकालते हो, वो तो वही निकाल पाता है जिसके व्याकरण विषय होता है। जैसे, और ये जैसे देखो पवन पुत्र, ये लौकिक विग्रह से ही निकला जाएगा। आपने लौकिक विग्रह क्या बनाया? पवनस्य पुत्र। मैं एक्चुअली विषय का ग्राफ ऐसे ही खींच के लाया हूं कि आपको ये चीजें भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको इसी रूप में ही लिखाता आया हूं। तो अब प्रकृति प्रत्यय तो आपको आते हैं, बताइए पवनस्य की प्रकृति क्या है? तो पवनस्य की प्रकृति का मतलब क्या होता है? मूल शब्द बताओ कौन सा है? पवन। तो ये इसकी प्रकृति। अब जो चीज प्रत्यय वो नहीं आ रहा है, और लास्ट में लिखाऊंगा, पहले विषय को इधर उधर घुमाता नहीं हूं मैं, पहले ट्रैक वाली नंबर वाली चीज चाहिए। और इसका प्रत्यय होता है घस। कौन सा होता है? घस। सु औजस अम औजस टाभ्याम, जो 21 प्रत्यय है ना, उसमें छठी विभक्ति का प्रत्यय घस है। चलो ये आपको नहीं आ रहा है। अब बताओ पुत्र की प्रकृति बताओ, पुत्र का मूल शब्द बताओ। पुत्र
पुत्र, और इसका प्रथमा एक वचन रामः, 50 बार लिखा चुका हूं। रामः का प्रत्यय क्या होता है? सु। ये जो चीज है वो प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित है। ये कौन समझ सकता है? जिसके पूर्ण रूप से क्या होता है? व्याकरण। अब आप देखिए, आप हमेशा ये विग्रह करोगे, लेकिन मैं कभी भी इस विग्रह को नहीं देखता, मैं यहाँ से चलाता हूँ विषय को। क्यों? क्योंकि मैं तो व्याकरण का आदमी हूं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है पवना, मेरे को कौन से शब्द रूप याद है, मैं सीधा यहाँ से देखता हूँ। गर्ष बराबर छठी विभक्ति, छठी बराबर पवन से 21 पवन, और पुत्र सु यानी प्रथमा, इसका मतलब मैं जोड़कर सीधा ही कर देता हूँ पवन पुत्र। आपको ये विषय ज्ञात नहीं है, इसलिए आप पवन से पुत्र करते हो। समझ आ रही है? ये हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि निकालते कैसे हैं। तो कैसे निकालते हैं? अपन प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके। अपन जो आप करेंगे ना, वो पहला काम करेंगे समास को पहचानेंगे, और दूसरा काम करेंगे लौकिक विग्रह। अलौकिक हमारा काम का विग्रह नहीं है, ठीक है? ये पूर्ण व्याकरण आधारित विग्रह होता है, इसलिए ये 9, 10, 11, 12 बीए तक ये व्यवस्था नहीं है। चलो, ये किताब की चीजें लिखा दी आपको, इसमें से सवाल एक ही आना है, और वो ये आना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास की यदि आना है तो समास की डेफिनेशन होती है समसनम समास। अब आइए आगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे वरदराज रचित। यहाँ से अब समास को मैं शुरू कर रहा हूँ, आगे की चीजें तो लिखा नहीं थी तुम लोगों को, और लिखोगे वरदराज रचित लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज रचित लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज ने किताब लिखी है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज रचित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। वरदराज रचित लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद हैं। वरदराज ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, उसके अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? 5। इंपोर्टेंट, टिक कर दो, लाइनों से आते हैं ऐसे। वरदराज के द्वारा लघु सिद्धांत के अनुसार समास के भेद बताओ, क्योंकि 4 नहीं होते, 5 6 नहीं होते, इसमें 6 पढ़ते हो, इसमें भेद कितने होते हैं? 5। अब आपका पहला भेद नंबर 1, पहला भेद होता है केवल समास, और आपका पहला भेद कौन सा हो गया? केवल समास। नंबर 2, दूसरा भेद अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तीसरा भेद तत्पुरुष समास। पहला केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। चौथा भेद बहुव्रीहि समास। चौथा भेद कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। लघु सिद्धांत के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? 5। लघु सिद्धांत आ गया तो 5 लिखना है, लेकिन पूरा पूछ ले समास के भेद बताओ तो 5 नहीं लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4। लिखो नीचे। सामान्य रूप से समास के 4 भेद हैं। सामान्य जो रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 4। सामान्य रूप से जो समास है उसके 4 भेद हैं। नंबर 1, पहला लिखेंगे अव्ययी भाव। पहला समास, ये केवल हट जाएगा, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। सामान्य रूप से नाम लिखो इनके, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, और चौथा द्वंद्व। तो सामान्य रूप से समास के कितने भेद हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ठीक है भाई? यदि पूछ ले लघु सिद्धांत में भेद बताओ तो कितने होते हैं? 5, और सामान्य रूप से 4। अब एक एक करके अपन समास को पढ़ रहे हैं। समास बहुत सरल विषय है, क्योंकि मैं उत्तर एक शब्द में दे चुका हूं कि समास का, और इसको ध्यान रखना, इसके बगैर आप ये समास नहीं कर पाओगे। समास का निर्धारण हमेशा किससे होता है? लिंग से। शब्द लिखा नहीं और अंत में देख लो कि वो, और आपके पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 ही तो है, और मैं जैसे ही समास लिखूंगा ना तो ऊपर ही लिखा दूंगा कि ये शब्द इस लिंग में ही आएगा। समझ आ रही है? और आपका पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहला समास अव्ययी भाव लिखेंगे, ब्रेक अभी बाद में, टाइम है अभी। पहला समास अव्ययी भाव, और उत्तर ही लिखा रहा हूं ऊपर, फिर नीचे तो तुम्हारे सिर्फ उदाहरण लिखाता रहूंगा। यही याद करना है जो ऊपर लिखा रहा हूं, और आपको पहले से ये चीजें पता है। देखो, आप इसके कंसेप्ट को समझिएगा। समास के, समास में आप कितने शब्द जोड़ते हो? 2। जहां पर पूर्व पद मुख्य होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव। जहां पर उत्तर पद मुख्य होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष। तो समास तो यही पे खत्म हो गया, क्योंकि आप जोड़ कितने शब्द रहे हो? 2। पहला प्रधान है तो अव्ययी भाव, बाद का प्रधान है तो तत्पुरुष, बस खत्म। अब सोचो और क्या सोच सकते हो? जहां दोनों मुख्य नहीं होते बल्कि तीसरा अर्थ मुख्य होता है वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। और क्या सोच सकते हो? जहां दोनों को मुख्य कर दो तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व। सीधी सी कारिका बन गई है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधानस् तत्पुरुष, अन्य अर्थ प्रधानो बहुव्रीहि, उभय पद प्रधानो इति द्वंद्व। 4 ही तो है, आप यही सोच सकते हो, 5 बात आप सोच ही नहीं सकते कुछ। यहाँ समझ में आ रही है? इसलिए अव्ययी भाव समास बराबर पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद मुख्य प्लस उत्तर, यही लिख दो ताकि नीचे हमारी समस्या नहीं रही। पूर्व पद प्रधान प्लस पूर्व पद अव्यय। पूर्व पद क्या होता है? हमेशा अव्यय, प्लस नपुंसकलिंग एक वचन बराबर अव्ययी भाव। खत्म। ये अव्ययी भाव, इतना ही अर्थ है इसका। कोई भी शब्द दे दो भले आप अव्ययी भाव का, वो हमेशा ही कौन से लिंग में रहेगा? नपुंसकलिंग में, एक वचन में। पहले बोल दिया कि ये समास हमेशा कौन से लिंग में रहता है? नपुंसकलिंग में। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद हमेशा क्या रहेगा? उपसर्ग नहीं रहेगा। पूर्व पद क्या रहेगा? क्योंकि उपसर्ग होगा तो वो सीधे क्रिया के योग में चला जाएगा।
यहाँ पर हमेशा पूर्व पद क्या होता है, अव्यय बराबर शब्द। समझ में आ गई? तो अब आप यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग तो क्रिया होती है तभी होता है, और ये नपुंसकलिंग एकवचन में रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अब छोटी सी कंसेप्ट, ये चीजें हैं पता मेरे को भी 2008 में पता पड़ी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जबकि मेरी पीएचडी है 99 से 2003 की। मैंने 2003 में पीएचडी कर ली मेरी, और डिलीट मेरी 2011 में। कुल मिला के 99 में मेरी नेट स्लेट दोनों है, और 2003 में मेरी पीएचडी है, और मैं लगातार 99 से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में। लेकिन मेरे को ये चीजें पता ही नहीं थी कि ये भी इतना एक कंसेप्ट वाइज ये होता है। ये चीजें धीरे 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 अभ्यास से पता पड़ती है। जैसे जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे अभ्यास से हमको पता पड़ता है कि ये शॉर्ट जो होता है वो किस, पहले तो आपके रीड के कोर्स के हमको 90 घंटे लग जाते थे, 100 घंटे, और लास्ट में भी ये होता है कि विद्यार्थी ये बोलते हैं कि साहब समझ में नहीं आया कुछ। उस समय जो थर्ड ग्रेड चलते थे ना उस समय संस्कृत में, लेकिन धीरे धीरे फिर पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो जाता है, और एक भाषा जो होती है ना वो सामने आने लगती है। कितने सालों से चला रहे हैं विषय को, है ना? तो अब आपके लिए तो निचोड़ ही सामने आ रहा है, वो चीजें तो आ ही नहीं रही है आपके सामने। लेकिन अब जो पढ़ाना शुरू करेगा वो तो आपको मेरे 99 वाली भाषा में पढ़ाएगा। समझ में आ रही है? जो मैं 99 में पढ़ा रहा था ना, वो अभी आपको 2019 में लाके पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि मेरी स्थिति में आने के लिए उसको भी कम से कम 15 साल चाहिए। तो भाषा हमेशा किससे सीखी जाती है? अभ्यास से। निरंतर अभ्यास करो, आपको खुद पता पड़ जाएगा जब आप पढ़ोगे तब। ठीक है? अब क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो नई नई चीजें आपके सामने आती है। मैं आज भी क्लास 6वीं 7वीं 8वीं को प्रीफर करता हूँ बजाय 10वीं 11वीं की बजाय, क्योंकि मेरे लिए सीखने योग्य बात आज भी कौन सी क्लास में है? 6 7 8। वहां पर इतने बढ़िया और सटीक उदाहरण दे रखे हैं। किताब खोल रखिएगा, संस्कृत है तो अपने पास किताब रखनी चाहिए इनकी, गवर्नमेंट की और सरकारी विद्यालय की। चलिए, अब एक शब्द में उत्तर दे दिया मैंने। क्या उत्तर दिया? कि अव्ययीभाव समास कौन से लिंग में होगा? और पहला पद अव्यय होगा। अब मैं एक एक लाइन संस्कृत की लिखा रहा हूँ, वो लिखोगे पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। बस ये लाइन आएगी सीधी। रीड के स्तर पर तो ऐसे ही सवाल आते हैं कि कस्मिन् समासे पूर्व पद प्रधानो स्यात्, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो कौन से समास में होता है पूर्व पद प्रधान? अव्ययीभाव। आपके पास दो ही तो शब्द है जोड़ने के लिए, पहला मुख्य है तो क्या होगा? अव्ययीभाव। देखो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः, ये बीच में कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है, लिखे, इसकी हिंदी कर दें। अव्यय अर्थात अव्ययीभाव समास में, आगे लिखो इसकी हिंदी, अर्थात अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद हमेशा ही अव्यय होता है। पूर्व पद हमेशा ही अव्यय होता है, एवं पूर्व पद हमेशा ही अव्यय होता है, एवं दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। देखो क्या कहा, क्या लिखा। सबसे पहले एक छात्र का काम ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं आपके सामने ये लिखूं अव्ययी भाव, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए, जैसे वहां पढ़ाया था दीर्घ कोण वृद्धि, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि हम इसको, पहली बात तो हम इसको अव्ययी भाव कहते क्यों हैं? क्या हम इसको तत्पुरुष नहीं कह सकते? समझ में आ रही है ना? क्या उस वैयाकरण वाले ने जो अव्ययी भाव नाम छाप दिया, तो क्या ये सही है क्या? मेरे को तो ये पता लगाना है। नाम की हमेशा क्या, नाम में ही तो उत्तर होता है। उत्तर हमेशा कहां पर मिलेगा आपको? नाम में। इधर उधर कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं होती। तो कभी आप हिंदी में हो गए तुम्हारे, आपने ये प्रश्न उठाया किसको अव्ययी भाव क्यों कहते हैं? यदि ये नहीं उठाया तो ये विषय क्लियर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अभी वो रटे रटाए जो लिखती है उस पे चल रहे हैं, समझ आ रही है? उस पे नहीं चलना। देखो क्या लिखा आपने, मैंने एक शब्द लिखा उपकृष्ण। मेरे लिए तो देखो उपकृष्ण में लिखूंगा, संस्कृत है इसलिए। एक चीज बताइए, कृष्ण शब्द क्या नपुंसकलिंग है क्या? कृष्ण कौन से लिंग में है? तो ये पुल्लिंग का शब्द है, और आप किस में डाल रहे हो इसको? अव्ययी भाव में। क्यों ना? और आप क्या कह रहे हो कि अव्यय है? क्यों ऐसा अव्यय? जबकि ये तो सीधा दिख रहा है पुल्लिंग का शब्द है। तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है? अव्ययी भाव। यानी हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? अव्यय। ये उपसर्ग नहीं है, कृष्ण शब्द होता है, तो हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? अव्यय। अव्यय जोड़ते ही ये पूरा शब्द क्या बन गया? अव्यय। क्या बन गया? अव्यय। और इसीलिए कह दिया ये अव्यय होने के कारण हम इसको कौन से लिंग में लिखेंगे? अव्यय भाव का मीनिंग ये होता है, जो शब्द अव्यय नहीं होता हम उसको क्या कर लेते हैं? अव्यय जोड़कर अव्यय बना देते हैं। भाव का मतलब क्या होता है? मानना। अव्ययी भाव जो अव्यय है ही नहीं, हम ऐसे शब्दों के साथ अव्ययों को जोड़कर उस शब्द को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? अव्यय में। ये अव्ययी भाव की डेफिनेशन होती है। अनव्ययम अव्ययम भूत्वा इति अव्ययी भाव। जो अव्यय है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें अव्यय को जोड़कर क्या बना रहे हैं? अव्यय। और जब अव्यय बनाते हो, इसका मतलब वो निश्चित रूप से कौन से लिंग में आएगा? नपुंसकलिंग। आगे लिखे नंबर 2, दूसरा लिंग निर्धारण ध्यान रखना इसमें। और दूसरा लिखेंगे नंबर 2, दूसरी लाइन लिखो पहले, इकारांत और उकारांत। इकारांत और उकारांत शब्दों को छोटी लिखना है। इकारांत और उकारांत शब्दों से परे, इकारांत और उकारांत शब्दों से परे अव्ययी भाव में, इकारांत और उकारांत शब्दों से परे अव्ययी भाव में सु प्रत्यय का लोप हो जाता है। इकारांत और उकारांत शब्दों से परे अव्ययी भाव में सु प्रत्यय का लोप हो जाता है। सु प्रत्यय का लोप हो जाता है।
क्या लिखा पता है आपने? लिखा जितने भी छोटी ई और छोटे ऊ वाले शब्द होते हैं इनके पीछे जो भी प्रत्यय लगा होता है आप उसका क्या कर देते हो? लो। तो जैसे मैंने लिख दिया अधिहरि, यदि मैं कह रहा हूं ये नपुंसकलिंग में ही आना चाहिए, किसमें आना चाहिए? नपुंसकलिंग। तो करना क्या है मेरे को? जैसे देखना ये उपकृष्ण, नपुंसकलिंग में लिखूंगा तो क्या होगा? उपकृष्णम। ऐसे ही होगा ना फलम। तो ये अधिहरि इकारांत शब्द है, इसके पीछे जो भी प्रत्यय आएगा आपको क्या कर देना है? लो। और ये शब्द आपको हिंदी के जैसे दिखेगा अधिहरि। यदि मैंने लिख दिया अधिशक्ति तो ये शक्ति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इकारांत शब्द के बाद में जो भी प्रत्यय आता है वो अम में चेंज नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो जितने भी छोटी ई और छोटे ऊ वाले शब्द तभी लिखूंगा मैं तो वो हिंदी के जैसे दिखेंगे आपको। क्यों दिखेंगे? जैसे मैंने कह दिया अनुविष्णु, तो अब ये विष्णु नहीं करूंगा क्योंकि छोटी ऊ वाला शब्द है, इसके पीछे जो भी प्रत्यय आया है उसका लोप हो जाता है और ये शब्द कैसे दिखेगा? हिंदी के जैसे। ठीक है, अभी आएगा तब देखेंगे इसको। चलिए लास्ट और नंबर 3 लिखे, दीर्घ इकारांत कर दीजिएगा। बड़ी ई, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत से परे, एक मिनट, दीर्घ इकारांत और उकारांत बड़ा ऊ लिखना है को कर देना। दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों को अव्ययी भाव में ह्रस्व होता है। बड़ी ई और बड़ा ऊ, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों को अव्ययी भाव में क्या होता है? ह्रस्व। ह्रस्व मतलब बड़ी ई किस में कन्वर्ट हो जाती है? छोटी में। नियम है, मैं हिंदी में लिखा रहा हूँ, बाकी नियम तुम संस्कृत में पढ़ते तो आराम से याद हो जाता, पर तुम्हारे विषय ही नहीं है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। नपुंसके प्रातिपदिकस्य, जो भी प्रातिपदिक होता है वो नपुंसकलिंग में ह्रस्व हो जाता है। जैसे मैंने उपनदी लिखा तो नदी में ही बड़ी होती है, लेकिन अव्ययी भाव में जाके वो कैसी हो जाएगी? छोटी। क्यों होगी? क्योंकि इकारांत शब्द किसमें चला जाता है? छोटी में। उपवधु, वधु में ऊ बड़ी होती है, लेकिन वो नपुंसकलिंग में जाते ही क्या हो जाएगी? ह्रस्व। आएगी अभी उदाहरण तो लिखते ही पता पड़ जाएगा। और लास्ट लाइन लिखेंगे इसकी, अव्ययी भाव समास हमेशा ही, लास्ट लाइन, अव्ययी भाव समास हमेशा ही नपुंसकलिंग में होता, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास हमेशा ही नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ऊपर ही लिख दिया आपने। तो ये अव्ययी भाव समास हमेशा ही कौन से लिंग में होता है? नपुंसकलिंग एक वचन में। कोई इसमें इतनी लाइनें लिखी है, कोई बात घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शब्द लिखोगे ना उत्तर मिल जाएगा। पहला शब्द अव्यय होगा, निर्धारण लिंग से करोगे तो वहां तो दिखेगा ही आप, लेकिन जो बड़ी ई वाले शब्द होते हैं वो आपको छोटी ई में ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उनको ह्रस्व हो जाता है। और छोटी ई वाले शब्द होते हैं वो यूं क्यों दिखेंगे? एक एक करके देखते हैं हम। एक उदाहरण, अभी 5 मिनट ब्रेक किया है, देखते रहिएगा। पहला उदाहरण लिख और फिट कर लो दिमाग में, समास का निर्धारण किससे करना है? लिंग से। आपको ये नहीं देखना है कि उप आ रहा है, आपको देखना है उप के साथ वो नपुंसकलिंग में है या नहीं है। समझ में आ रही है? चलिए दो कंडीशन चलेगी। पहला मैं उपव्यय का बता रहा हूँ। उप मैंने लिख दिया उपकृष्णम, मैं भी प्रत्युदाहरण भी कराऊंगा इसके। उपकृष्णम, पहला पद अव्यय उपसर्ग आपको दिख रहा है, लेकिन ये शब्द कौन सा हो गया? नपुंसकलिंग। दिख रहा है? फलम नपुंसकलिंग है ये, तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। उप का मीनिंग क्या होता है? समीप। अब आपको शब्द रूप याद करवा दूंगा मैं, ध्यान रखना। समीप, कंसंट्रेशन से थोड़ा 15 मिनट पढ़ते रहना। समीप, इसका मीनिंग क्या होता है? कृष्ण के समीप। अब क्या कृष्ण के शब्द रूप ढूंढते फिरेंगे क्या? तो क्या करना है अपने को? राम, राम की छठी विभक्ति रामस्य और कृष्ण की छठी विभक्ति कृष्णस्य। उप का मीनिंग क्या होता है? समीपम। इति, इति क्यों लगाया? वाक्य समाप्त हो गया इसलिए, नहीं तो खड़ी पाई लगाओ। समझ में आ रही है? कृष्णस्य समीपम इति। देखो पहला काम इधर नहीं उलझना है। पहला काम क्या आना चाहिए? तो धीरे धीरे अपना आ जाएगा। पहला काम क्या आना चाहिए? समास को पहचानना। मैंने कर दिया उप, उपकृष्णम, उपकृष्णम के बाद में कर दिया उपगृहम। अब पहले ये देखना है कि ये अव्ययी भाव है या नहीं। अव्यय प्लस नपुंसकलिंग होना, तो क्या होगा ये? घर के समीप। अब कौन से घर के शब्द याद है आपको? तो अब क्या करना है? घर नपुंसकलिंग है, या तो फल के जैसे चलाओ या राम के जैसे। राम के घर के, राम की छठी विभक्ति क्या होती है? रामस्य, और घर की क्या हो जाएगी? गृहस्य समीपम इति, जो घर के समीप है। ठीक है, यदि मैंने कह दिया, बहुत आसान है ये, इससे सरल विषय पूरे व्याकरण में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिंग के द्वारा ही बोध हो जाता है। ये तो बात की बात है। यदि मैंने कह दिया उपलतम, हाँ एक समस्या यदा कदा दिखेगी, वो मैं जानबूझ के डालूंगा और वो रहेगी वो याद करवाने के लिए आपको, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्दों की, वो मैं धीरे धीरे आपको याद करवाने के लिए अलग अलग शब्द डालता रहूंगा। मीनिंग पहले तो देखना है अव्यय भाव है या नहीं। अव्यय प्लस नपुंसकलिंग दोनों साथ में चलने चाहिए। है मीनिंग क्या हो गया? लता के समीप। अब आ गया लता, अभी राम के जैसे तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है, लता कैसी है? स्त्रीलिंग। तो अब ये एक समस्या आ गई साहब। अब मैं एक बार बोल रहा हूँ और धीरे धीरे वो याद करवा दूंगा। जब स्त्रीलिंग में लता का शब्द चलता है रमा के जैसे, रमा की छठी विभक्ति होती है रमायाह, और लता की क्या हो जाएगी? लताया। मैं भी इसको बार बार रिपीट करवाता रहूंगा, जिससे आपको ये विभक्तियां जो यहाँ पर कम से कम कक्षा कक्ष में तो याद हो जाएगी। लतायाह समीपम, जो लता के समीप है। मैंने कह दिया उपगंगम, पहले काम समास है या नहीं? अव्यय प्लस नपुंसकलिंग है। अब है अभी भाभी, अब विग्रह करो। विग्रह का मीनिंग है, हिंदी में कर लो पहले एक बार, फिर धीरे धीरे हिंदी हटाऊंगा मैं।
गंगा। लता की छठी क्या थी? लतायाः। गंगा की क्या हो जाएगी? गंगायाः समीपम इति। मान के चलना सारा काम इसी या से हो जाएगा अभी। अब मैं देखना एक अलग ही शब्द लिख रहा हूं, उपसरस्वती। पहले जल्दबाजी नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं काटूंगा। राइट लिखा है कि नहीं लिखा है, देख के बताओ ये राइट है गलत है? क्यों गलत क्यों है? उपसरस्वती में कर दूं बोले तो अव्ययीभाव समास अभी लिखा है, अव्ययीभाव समास में बड़ी हमेशा किस में बदल जाती है? छोटी में। तो क्या हो जाएगा? उपसरस्वती। अब क्या सरस्वती के रूप रटेंगे क्या? नहीं, देखते हैं अभी। अब देखो इसमें महत्व नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दीर्घ इकार शब्द अव्ययीभाव में छोटी में ही बदलते हैं, तो वह कहां से आएगा? अब ऑप्शन दे रहा हूं, बताना राइट क्या होगा, ये देखते रहना आप। सरस्वती स्त्रीलिंग शब्द है। यदि मैं कहता हूं उत्तर विग्रह बताना, समीपमिति। यदि मैं कह रहा हूं कि सरस्वती, सरस्वतीम, सरस्वत्येन और सरस्वत्याः, याः बराबर छठी। समझ में आ गई? तो प्रत्यय से पकड़ना सिखा रहा हूं विषय को। सरस्वत्याः समीपम इति। जो सरस, हमको कौन से सरस्वती और कहां मिलेंगे आपको? कोई किताब में नहीं मिलेंगे ये शब्द रूप आपको। यदि मैंने कर दिया अधिहरि, ये लो, अच्छा अति तो भी आया ही नहीं है। समझ में आ गई? तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका एक उपसर्ग।